दोस्तों ये कंप्यूटर हार्डवेयर बिगिनर्स टू एडवांस मास्टर क्लास उनके लिए जिनके अंदर मेरी तरह टेक्नोलॉजी का कीड़ा है। अब कीड़ा से मतलब ये है कि बचपन से आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। जैसे मेरी बचपन की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। होता क्या था, हमारे घर पे रेडियो था और मैं हमेशा सोचता था कि यार इस रेडियो के अंदर होता क्या होगा। तो भी जब भी पापा काम पे जाते थे तो मैं क्या करता था, स्क्रू ड्राइवर लेके बैठता था, उसको खोल के अंदर देखता रहता था और कुछ ना कुछ करते रहता था। सो दैट इज़ व्हाट टेक्नोलॉजी कीड़ा। तो अगर आपके अंदर ऐसा है कि यार हमारे घर पे जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्या है, उसे कैसे रिपेयर करते हैं, हार्ड डिस्क किसे कहते हैं, सीपीयू किसे कहते हैं, अगर कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गए तो उसे हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें अगर आप जानने में इंटरेस्टेड तो ये मास्टर क्लास मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। बट ये मास्टर क्लास मैं बिगिनर से बना रहा हूँ। मतलब पहले तो मैं आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन दूंगा, स्टार्टिंग विथ कीबोर्ड, माउस, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, कंप्यूटर को मैं खोल के बताऊंगा रैम अटैच कैसे करते हैं, डिटैच कैसे करते हैं। एंड डू नॉट वरी कि भाई यार जो चीज़ खोलोगे वो बंद ही होगी, ऐसा नहीं है, आप उसे चालू भी कर सकते हैं। उसके भी मैंने बताया कि अगर आप रैम निकाल रहे हो तो लगानी कैसी होती है प्रॉपरली, उसे क्लीन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी मैंने बताई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रबल शूटिंग आपको सीखने मिलेगा। मतलब यार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर कुछ दिनों के लिए बंद रखते हैं और आकर दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे हम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गए, गांव पे गए, तो वो कंप्यूटर बंद है आपके घर पे और दोबारा आके स्टार्ट करते हैं तो चालू ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको हार्डवेयर वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें बस आपको उसके रैम वगैरह क्लीन करना होता है, मदरबोर्ड थोड़ा सा क्लीन करना होता है और वो सारी ट्रबल शूटिंग यहाँ पे आपको सीखने मिलेगी। अगर आपका कंप्यूटर बंद है तो किस कारण से बंद होगा, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर एसएमपीएस बंद है तो उसे कैसे रिप्लेस करोगे, रैम है तो उसे कैसे रिप्लेस करोगे, ये सारी जानकारी एक ही मास्टर क्लास में मिलने वाली है। तो स्टार्टिंग विथ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस एंड देन कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, फिर कंप्यूटर के बाहर आएंगे और कंप्यूटर जो खुला है उसको दोबारा चालू भी करेंगे। तो डू नॉट वरी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ एक मास्टर क्लास में अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, लगभग 2 घंटे के आसपास का मास्टर क्लास आपके लिए मैंने डिज़ाइन किया। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही में मैंने थोड़ी मेहनत ली है तो भाई लाइक शेयर और कमेंट पहले ही मांग लूँगा। आप भूल जाते हो ना बाद में, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कॉमेंट में मुझे बताइए कि यार नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड। डेफिनेटली आई ट्राई टू ब्रिंग आउट दैट एपिसोड, राइट। तो पहले तो इस एपिसोड को पूरा देख लीजिए। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कंप्यूटर के कंटेंट सीखने में इंटरेस्टेड है, स्किल कोर्सेज सीख के सर्टिफिकेट लेके अपने करियर की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, सो वी हैव अ प्लेटफॉर्म skillcourse.in, जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के अभी चेकआउट कर लो, जहाँ पे बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है जो कि आप इनरोल कर सकते हैं। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में सबसे पहले जानने वाले हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट्स में मैं आपको बताऊं कि 3 तरह के डिवाइसेस रहते हैं जो सबको बेसिकली पता होनी चाहिए। इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच थ्रू वी कैन एंटर डेटा। सिंपल बताता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ। डिवाइसेस जिनके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, यानी कि इनपुट टाइप करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। दूसरे होते हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस यानी कि जो डेटा के ऊपर प्रोसेस करते हैं। और तीसरे होते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस यानी जिनके जरिए हम डेटा लेते हैं कंप्यूटर से। अब मैं डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं उनको डायरेक्टली दिखाना चाहूँगा। मेरे पास जितने डिवाइसेस है वो मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि आपको उनके इमेजेस में दिखाऊंगा, मेरे पास अवेलेबल नहीं इसलिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इनपुट डिवाइसेस में मेरे पास है कीबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी, ये है कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करते हैं डेटा एंटर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में। अगर हमें कुछ भी टाइप करना है, न्यूमेरिक डेटा है या अल्फाबेटिक डेटा है, तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं, इसलिए वो इनपुट डिवाइस कहा जाता है। दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा आगे, लेकिन सबसे पहले इसे जान लीजिए कि ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में दूसरा डिवाइस आता है माउस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माउस है और माउस का डिटेल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये इसके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। अलग अलग इंस्ट्रक्शन, जैसे कहाँ पे क्लिक होना चाहिए कंप्यूटर में, स्टार्ट पे क्लिक करना है, शटडाउन पे क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें हम माउस के जरिए देने वाले हैं। सो माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये मैंने आपको बताया। इनपुट डिवाइस ये 2 मेरे पास अभी यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए मैंने दोनों दिखाए। सो कीबोर्ड और माउस ये कॉमनली इनपुट डिवाइसेस है, यानी कि जो आपके कंप्यूटर में, या आप जब कंप्यूटर खरीद रहे हो तो आपके पास होनी चाहिए, आपको लेना ही चाहिए। नहीं तो उनके बगैर आप टाइप नहीं कर सकते, मतलब कीबोर्ड के बगैर आप टाइप
टाइप नहीं कर सकते, टाइपिंग डेटा इंटर नहीं कर सकते। अगर माउस नहीं है तो आप इंस्ट्रक्शन डेटा इंटर नहीं कर सकते हैं, राइट। या फिर माउस बहुत यूजफुल होता है क्योंकि माउस कैन एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर का कोई भी पार्ट अगर आपको एक्सेस करना है, कोई भी ड्रॉ करना है, तो माउस की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो माउस भी आपको होना चाहिए, कॉमनली इनपुट डिवाइस है। लेकिन इसके अलावा और इनपुट डिवाइसेस रहते हैं जो कि स्पेशलाइज इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जिनकी ज़रूरत कुछ स्पेशल वर्क के लिए होती है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि मेरे पास है ग्राफिक पैड। ग्राफिक पैड मैं यूज़ कर रहा हूँ कोरल ड्रॉ या फिर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे मैं ड्राइंग्स के लिए यूज़ करता हूँ इनका। जैसे मुझे कुछ लोगो वगैरह डिज़ाइन करना है तो मैं ग्राफिक पैड का यूज़ करता हूँ। तो ये ग्राफिक पैड मैंने यहाँ पे परचेस कर लिया है, जो कि इनपुट डिवाइसेस जिसके ज़रिए मैं कुछ ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर में दिखाई देगा। इसके साथ ये ऐसा पेन भी आ जाता है। सो ये मैंने आपको बताया, ये भी इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा रहता है वेब कैमरा, जिसकी इमेज मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। वेब कैमरा जो कि आपका वीडियो इनपुट करता है कंप्यूटर में। जैसे आप कोई लाइव सेशन लेना चाहते हो जूम एप्लीकेशन पे या गूगल मीट पे, तो उस टाइम पे आपका वेब कैमरा वहाँ पे रहना चाहिए ताकि आपका वीडियो आपके स्टूडेंट्स या कोई भी देख सके। तो वेब कैमरा एक स्पेशलाइज एप्लीकेशन है जब आप कोई वीडियो वगैरह आपका शेयर करना चाहते हैं, राइट। उसके अलावा इनपुट डिवाइसेस में हो रहा था माइक। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मेरे कॉलर पे माइक है, तो ये माइक के जरिए मेरा आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जिनके जरिए डेटा कंप्यूटर में आता है, मतलब कंप्यूटर में दिया जाता है, वो इनपुट डिवाइसेस कहे जाते हैं। और इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको कीबोर्ड माउस कॉमनली इनपुट डिवाइस बताया क्योंकि वो रहने चाहिए। उसके अलावा वेब कैमरा है, ग्राफिक पैड मैंने आपको बताया, या फिर आप देखेंगे माइक है, या फिर और लाइट पेन भी होता है जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो स्पेशलाइज इनपुट डिवाइस रहते हैं वो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेने पड़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने जान लिया, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में मैं आपको बताऊं, ये वाला है डब्बा। डब्बा यानी आई मीन टू से सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो इसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, लेकिन दरअसल इसके अंदर एक चिप रहता है, उसे सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक प्रोसेसर चिप रहता है, वो इंटेल कंपनी का, एएमडी कंपनी का हो सकता है, उसकी वजह से इसे सीपीयू बोला जाता है। ये है तो कैबिनेट, मैं आपको दिखाऊं, ये जो है, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये कैबिनेट कहा जाता है। और इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, रैम है और प्रोसेसर है। मेन प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, उसी की वजह से इसे सीपीयू कहा जाता है, राइट। और ये प्रोसेसिंग का काम करता है। इट इज़ लाइक ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, और हार्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये 24 आवर्स, मतलब आपको जब काम करना है तब ये चालू रहना चाहिए, और साथ में ये टेक्निकल काम करता है, तो इसीलिए इसे ब्रेन भी कहा जाता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे वो सारी की सारी वो प्रोसेस करेगा। अब इंस्ट्रक्शन देंगे हम कीबोर्ड से, जैसे मैंने कीबोर्ड से बोला कि मुझे लेटर टाइप करने के लिए वर्ड ओपन करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने दी, तो प्रोसेसर उसे अंडरस्टैंड करेगा, उसे समझेगा कि भाई उसे वर्ड चालू करके देना है। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस यहाँ पे आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करता है, प्रोसेस करता है। याद रखो, आप जितनी भी इंस्ट्रक्शन दोगे कंप्यूटर को, सारी की सारी प्रोसेस होके आपको आउटपुट देगा कंप्यूटर। आउटपुट देने के लिए आपके पास डिवाइसेस होने चाहिए आउटपुट देखने के लिए। तो देखने के लिए होता है मॉनिटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मॉनिटर। अभी मुझे ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज दैट मॉनिटर कैसे रहता है, मैं बस आपको ऊपर से बता रहा हूँ। बट ये आउटपुट डिवाइस है, और इसमें जो आपको डेटा मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। यानी मॉनिटर के अंदर आप जो भी चीज़ें होती है वो एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, यू कैन एडिट इट, राइट। तो वो सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स होता है, जितने भी मॉनिटर के अंदर से आउटपुट आपको मिलता है। मॉनिटर में अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे एलसीडी मॉनिटर होते हैं, एलईडी मॉनिटर होते हैं। अब एलसीडी लेना चाहिए या एलईडी लेना चाहिए, इसके ऊपर तो अलग सा वीडियो मैं बना दूंगा डिटेल में। फिलहाल तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पार्ट्स कौन से, पहले ये समझेंगे। अब उसके बाद एक और पार्ट है जो कि इसे साइड में कर देता हूँ, ये है प्रिंटर। ये भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इससे जो आउटपुट आता है इसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। हार्ड कॉपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें से जो आउटपुट आता है, एक बार आउटपुट आने के बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि आपने प्रिंट आउट ले लिया, तो उस प्रिंट आउट के अंदर जो टेक्स्ट है उसे आप डिलीट नहीं कर सकते, जो कि आप मॉनिटर में कर सकते। तो मॉनिटर के आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, प्रिंटर के आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। सिंपल और सीधी बातें याद रखनी, ये जनरल बातें हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है और बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस में आपको स्पीकर पता रहेगा, बताने की जरूरत नहीं यार, आप म्यूजिक सुनते हो तो आपके कंप्यूटर में जो स्पीकर या लैपटॉप में भी स्पीकर रहता है इनबिल्ट, तो वो जो होता है वो आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो आपको साउंड सुनाई देता है वहां पे, तो वो आउटपुट हो गया। तो जिस डिवाइसेस के जरिए आपको कुछ मिलता है कंप्यूटर से, यानी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। और जिनके जरिए इंफॉर्मेशन दी जाती है कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइस कहे जाते हैं। और जिसके जरिए प्रोसेस होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहा जाता है, राइट। फिलहाल हमने ये जान लिया कि इनपुट डिवाइसेस होते कौन से, आउटपुट कौन से, प्रोसेसिंग कौन से, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी हमने ली। लेकिन अभी हम जानने वाले सेकेंड पार्ट के अंदर कि इसे कनेक्ट कैसे करते हैं। बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर में पार्ट्स कैसे कनेक्ट करते हैं।
तो अभी हम जानने वाले हैं कि भाई अपने सीपीयू को एक्सटर्नल पार्ट कैसे कनेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं, बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। डोंट वरी, पूरा देखते रहिए, बस आपको यहाँ पे समझना है कि कैसे लगाना है। ये है यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पावर केबल दिखाने वाला हूँ। ये पावर केबल जो कि आपके एसएमपीएस में लगने वाली, सीपीयू के एसएमपीएस में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है AC 230 वोल्ट। अब मैंने ये ग्लव्स पहने हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप ग्लव्स पहन के ये सारी चीज़ें लगाओ, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आने के लिए मैंने पहना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से लगा रहा हूँ। तो ये एकदम सिंपल है, ये AC 230 वोल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस सिंपल इसे लगा देना है जब आपको पावर इसे डिटैच करना है तो ये। लेकिन केबल सबसे लास्ट में लगाओ और इसका बटन ऑफ रखो जब आप लगा रहे हो। कई बार क्या होता है कि आपके घर में जो पावर आ रही है उसमें अर्थिंग नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे इस कैबिनेट में करंट लगने की चांसेस है। लेकिन वो कौन से केस में होता है, अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है। अर्थिंग यानी कि ये तीसरे पिन में रिटर्न सप्लाई, जैसे हम बोलते हैं ना, अर्थिंग किया रहना चाहिए, रिटर्न सप्लाई। तो ये मैंने पावर सप्लाई यहाँ पे लगा दिया, आपने देख लिया। पावर सप्लाई के बाद मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, ये इसे बोला जाता है VGA। VGA वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, राइट। ये मॉनिटर को, एक इसका कनेक्शन मॉनिटर को लगेगा, दूसरा मतलब ऐसे रहेगा, ऐसा ही एंड मॉनिटर को एक लगता है और एक एंड CPU को लगेगा। तो इसे आपको अटैच करने के लिए करना क्या है, सिंपल है, याद रखना है कि इसके अंदर छोटी छोटी नीडल्स है। इसे आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, उल्टा अगर आप लगाने जाओगे तो ये नीडल्स टेढ़ी हो जाती है और फिर टेढ़ी हो गई तो लगेगी नहीं कभी भी, फिर आपको ये पिन बदलनी पड़ेगी। वैसे भी ये पिन ज़्यादा महंगी नहीं है, 75 to 100 रुपीज़ में मिल जाती है, लेकिन इसे प्रॉपरली लगाओ, क्यों आप पैसा वेस्ट करो अपना, राइट। तो यहाँ पे मैं इसे दिखाऊँ आपको, तो इसे आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको एकदम जूम करके यहाँ पे कैमरे में हम दिखा रहे हैं आपको, तो ये प्रॉपरली ऐसे लग रहा है। तो अगर आप इसे उल्टा लगाने जाओगे तो आपको ये लगेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो भाई ये पिन टेढ़ी होने वाली है उसके अंदर की, राइट। ये नहीं लग रहा है, अब मैं आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर आप देखोगे कि कौन सी तरफ ये प्रॉपरली इजीली जा रहा है। और फिर ये लग गया, लगने के बाद ये स्क्रू आपको बस यहाँ से टाइट करने हैं और इसे निकालते समय स्क्रू को पहले लूज़ करना है और फिर निकाल लेना है। तो निकालने की कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप निकालते समय इसको लूज़ करोगे, खींच लोगे, दैट्स इट। अगर आपके घर में पहले से कंप्यूटर पड़ा है जिसमें पिन लगी है तो आप निकालना चाहते हो तो आप इसे खोल सकते हैं, ऐसा इजीली खोल सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो चलिए, VGA पिन यानी कि मॉनिटर में जो डिस्प्ले जा रहा है, ये पिन यहाँ से डिस्प्ले फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे CPU में लगने के बाद ये मॉनिटर में दूसरा एंड इसका कनेक्ट करेंगे। अब वो तो ईजी है, मॉनिटर में इधर कनेक्ट करना सीख गए, मतलब मॉनिटर में भी कनेक्ट करना सीखोगे आप। यहाँ पे देखोगे ये है USB। अब सब किस्म की USB ऐसे ही रहती है, लाइक आपका पेन ड्राइव USB पेन ड्राइव भी ऐसा ही रहता है। आपके माउस का, कीबोर्ड का सारा USB का कनेक्शन ऐसा रहता है। जैसे मैंने ग्राफिक पैड भी दिखाया था आपको, तो ग्राफिक पैड में भी जो USB आता है या प्रिंटर का भी जो USB आता है ऐसे ही है। तो आजकल सभी USB डिवाइसेस है, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ये भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, USB का कनेक्शन नीचे है। ये जो कनेक्शन है ना, ये HDMI है, ओके, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। VGA का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। यहाँ पे लिख के आ रहा है, इस कैबिनेट के ऊपर रहता है, कभी कभी कैबिनेट के ऊपर वो रहता नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि आपके इसमें HDMI भी हो, अगर आपका मदरबोर्ड थोड़ा सा लेटेस्ट है तो HDMI भी मिलेगा आपको, ओके। और यहाँ पे इस केस में है, मेरे पे इस केस में HDMI, तो HDMI में यहाँ पे HDMI पिन लगेगी। फिलहाल ये USB है, ये HDMI नहीं है, तो इसे हम ऐसे लगाएंगे, ये उल्टा तो नहीं लगेगा। USB पेन ड्राइव लगाना तो आपको आता ही होगा, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबके घर में नॉर्मली OTG के साथ मोबाइल में हम कनेक्ट करते हैं पेन ड्राइव वगैरह। ऐसे आप कीबोर्ड भी लगा दोगे, माउस भी लगा दोगे, मैंने लगा दिया यहाँ पे। और ये है आपका जो 3.5 mm जैक, जो कि आपको अगर साउंड सुनना है, स्पीकर मतलब आपको गाने सुनने हैं आपके सिस्टम के ऊपर, तो यहाँ पे इसे मिडल वाले, ये जो दिख रहा है ना ग्रीन वाले पिन में लगा देना है। याद रखना है इसे, ये मिडल वाले पिन में लगेगा जब आपको साउंड सुनना है। और अगर आपके पास ऐसा हेडफोन है जिसमें माइक की पिन अलग है, तो माइक की पिन आप यहाँ पे लगाओ, हेडफोन की पिन यहाँ पे लगाओ। याद रखो, ये माइक ये वाला रहेगा, ये हेडफोन के रहेगा, और एम्पलीफायर के लिए वगैरह एक्स्ट्रा दिया गया है, तो आप ऐसा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पिन लगाने, तभी आपको गाने सुनाई देंगे। अब आप यहाँ पे नीचे भी कुछ कनेक्शन दिखाई देंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे VGA है, यहाँ पे ये DVI दिखाई दे रहा है आपको। तो ये VGA क्यों है, क्योंकि VGA तो ऊपर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों, ये ग्राफिक कार्ड लगाया गया है। अगर आपके सिस्टम को आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो यहाँ पे आप VGA कनेक्ट करो, यहाँ पे नहीं करना है, नहीं तो आप यहाँ पे VGA कनेक्ट करोगे और डिस्प्ले नहीं आ रहा है चेक करते बैठोगे। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाया तो आपको यहाँ पे VGA कनेक्ट करना है, क्योंकि आपका ग्राफिक आउटपुट है, राइट। तो इस केस में इस सिस्टम में मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ये वाले सिस्टम में, तो इसके लिए यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा पुराना सिस्टम है, थोड़ा सा आपको धूल कचरा भी नज़र आ रहा होगा, बट दैट इज़ व्हाट, लाइक कनेक्शन कैसे करना है मैंने आपको बताया। यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना है कि बैक पैनल का जो कनेक्शन रहता है वो सिस्टम का कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है और प्रॉपरली मैंने बता दिया है, आप इसे इस तरह से फॉलो करोगे, दैट्स इट। और इसके अलावा हमें यहाँ पे और एक कनेक्शन मिलता है, जैसे कि आप देख पाएंगे, ये है आपका RJ45 कनेक्टर।
लैन केबल इसे हम बोलते हैं, जो कि हमारे घर में इंटरनेट केबल वाले हमें देते हैं, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आपको दिखा देगा, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट चालू करना है तो आपको यहाँ पे ये नॉच है, यहाँ पे जब ये नॉच लगाते समय तो आपको प्रेस नहीं करना है, लेकिन निकालते समय इस नॉच को प्रेस करके निकालना है। पहले तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए ये लग गया। अब यहाँ पे इस साइड में नॉच है इसका, तो मैं ऐसा प्रेस करूँगा निकालते समय। यहाँ पे मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मैं इसे निकाल रहा हूँ, ये रहा, राइट। तो ये नॉच ऐसे लगाना है, ऐसे निकालना है, सिंपल है, राइट। तो ये RJ45 कनेक्टर अगर आप लगाते हो यहाँ पे, मतलब नेटवर्क लैन कार्ड में, तो लैन कार्ड में लगाने से आपके एक सिस्टम में इंटरनेट चालू होगा। लेकिन इंटरनेट का अगर आपने पैकेज लिया होगा केबल नेटवर्क वाले से, तो यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये मेरा कंप्यूटर है। मैं इसे खोल के दिखाऊंगा आपको अभी। पहले खोलने से लेकर सब कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको जब कंप्यूटर खोलना है तो यहाँ पे देखिए इस साइड में मदरबोर्ड है, नीचे के साइड में, तो मदरबोर्ड के ये साइड के स्क्रू नहीं खोलने हैं। बहुत लोग ये साइड के स्क्रू खोलते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मदरबोर्ड के साइड में जो आता है यहाँ पे ढक्कन, ये ढक्कन के स्क्रू नहीं खोलने। इसके अपोजिट साइड में जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके स्क्रू खोल के ये लॉक आपको ओपन करना है। चलिए मैं यहाँ पे मैंने एक ही स्क्रू लगाया, यहाँ पे जल्दी मैं खोल पाऊँ इसलिए 2 स्क्रू नहीं लगाए, लेकिन 2 स्क्रू रहेंगे आपके यहाँ पे, और यहाँ पे खोल देना है। सिंपल है, स्क्रू खोलना तो सबको आता होगा भाई दोस्तों। तो यहाँ पे करना क्या है, इसे मैं चलो इसे पीछे खींच लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है इसे ओपन करना, ये तो आप समझ गए होंगे। और अब आपके सामने मेरा कंप्यूटर यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंप्यूटर आपको। अभी मैं पार्ट्स बता देता हूँ, फिर पार्ट को डी अटैच करता हूँ, सभी पार्ट्स को निकाल देता हूँ और फिर यहाँ पे फिर से अटैच करके दिखाता हूँ। और मैंने ये ग्लव्स पहने हैं, लेकिन आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ करंट वगैरह है नहीं इसमें। मैंने बस आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे से दिखाने के लिए ये ग्लव्स पहने हैं। आप नहीं पहनेंगे, बिना ग्लव्स का भी काम करेंगे तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन इसमें जो CPU रहता है, मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पर CPU को आपको नीचे से टच नहीं करना है। कहाँ पर नहीं करना है टच, डायरेक्टली आपके हाथ से, तो वो आपको मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये टोटल कंप्यूटर आपके सामने है। यहाँ पे हार्ड डिस्क है, जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया, सीरीज़ का जो पार्ट 1 मैंने अपलोड किया चैनल के ऊपर, जाकर देख सकते हैं आप। उसमें बताया ये हार्ड डिस्क है, ये मदरबोर्ड है, SMPS है, और ये DVD यहाँ पे राइटर है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक पार्ट से यहाँ पे डी अटैच करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क निकाल लेता हूँ। यहाँ पे हार्ड डिस्क बहुत आसान है निकालना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको हार्ड डिस्क, और मैं इसके ये जो लॉक है ये दिख रहा है SATA, इसे डेटा केबल बोलते हैं। इसे मैंने प्रेस करके खींचा पीछे, ये प्रेस करके खींचना है दोस्तों, ये वाला, ये प्रेस करके नीचे खींचना है तो ये निकल जाएगा, नहीं तो आप ऐसे खींचने जाओगे तो नहीं। अब देखो, इसको मैं दोबारा बिठा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ऐसे प्रेस करके निकालना है। उसके बाद यहाँ पे ये SATA, इसे तो कुछ प्रेस नहीं करना है। ये SATA पावर है जो SMPS से मिला है हार्ड डिस्क को। यहाँ पे 12 वोल्ट पावर है, ये येलो वाला 12 वोल्ट रहता है। ये रेड वाला जो है ये लगभग 5.5 वोल्ट का रहता है, लेकिन ये रेड कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रेड रहता है, जनरली रेड रहता है सभी SMPS में। इस SMPS में ज़रा रेड नहीं है, अलग कुछ यहाँ पे आपको मजेंटा टाइप दिख रहा है। ठीक है, इसे मैंने निकाल दिया। अभी हार्ड डिस्क की स्क्रू है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, खोल देता हूँ। इस वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब ये मैंने हार्ड डिस्क यहाँ पे निकाल लिया, दिखाई दे रहा है आपको। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ये अलग अलग हार्ड डिस्क रहता है, यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी का हार्ड डिस्क है। ये मेरा ब्लू वाला हार्ड डिस्क है, WD वेस्टर्न डिजिटल का है, WD। पहले जो कंप्यूटर में मैंने दिखाया था वो मेरे पास सीगेट के हार्ड डिस्क थे 2। यहाँ पे 500 GB का ये हार्ड डिस्क है, ये SATA हार्ड डिस्क है, SATA। और अभी देखेंगे तो लेटेस्ट में SSD, ऐसे 2 टाइप आते हैं हार्ड डिस्क के, और उसका डिफरेंस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है उसके ऊपर, SATA हार्ड डिस्क और SSD हार्ड डिस्क में कौन सा बेहतर है। अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए दूंगा। ये हार्ड डिस्क जो है, यहाँ पे इसका कैपेसिटी तो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी वारंटी चेक करनी तो यहाँ पे पार्ट नंबर वगैरह रहता है, आप गूगल पे चेक करना है वेस्टर्न डिजिटल, और उसके ऊपर जाकर ये पार्ट नंबर वगैरह डाल के इसकी वारंटी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये हार्ड डिस्क मैं साइड में रख देता हूँ, और आगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे DVD राइटर है, सो DVD राइटर के भी कनेक्शन सेम निकालने आपको। इसको भी वैसे ही लॉक है, प्रेस करके मैंने निकाल लिया। इसको भी SATA वाला डेटा पावर है, मतलब पावर केबल है। SATA डेटा और SATA पावर, ये दोनों भी निकाल दिए। अब यहाँ पे ये DVD राइटर को खोलने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पे हम इसे रहने देते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये DVD राइटर में वैसे भी कुछ नहीं रहता है। आपको मैं बस केबल निकाल के दिखा रहा हूँ, और केबल कैसे लगाना है वो आपको बता देता हूँ। वैसे ये स्क्रू खोलेंगे तो उससे भी हार्ड डिस्क की तरह आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है देखने के लिए। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन देखना है या जिसको ज़्यादा जानना है वो है हमारा मदरबोर्ड। जितने भी स्क्रू निकालोगे आप एक साइड में रखा करो दोस्तों, क्योंकि बाद में हमें फिर से इसे अटैच करना है, नहीं तो स्क्रू गिर जाएंगे तो फिर आपको फिर वो डिवाइसेस अटैच करने नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर स्क्रू गुम हो जाते हैं। जब मैं हार्डवेयर मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो वो लोग स्क्रू गुम कर देते रहते हैं, तो मैं उनको पहले बता देता हूँ कि भाई स्क्रू निकाल रहे तो उसको साइड में रखा करो, ताकि
कहाँ से कौन से स्क्रू निकाले उसको वापस लगाने तो है ना हमें, तो इसीलिए आप उसे साइड में रखा करो। यहाँ पे है SMPS, यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मदरबोर्ड के सभी कनेक्शन डीअटैच करो और आपको फिर से अटैच करके दिखाऊं। इस वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक आपको मदरबोर्ड या फिर SMPS की सारी बातें यहाँ पे पता चलने वाली हैं। तो करूँगा क्या, अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये जो मदरबोर्ड है इसके जो साटा केबल कनेक्टेड है वो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो वो मैंने कैसे निकाला दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों साटा जो अभी मैंने लगाए थे हार्ड डिस्क और DVD राइटर के लिए, दोनों साटा मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा। उसके भी लॉक वैसे ही है, प्रेस करूँगा, यहाँ पे लॉक है, प्रेस करूँगा और ऊपर खींचूंगा तो ये निकल जाएंगे। और ये साटा केबल आप कौन सी भी किस पे भी लगाए तो भी चलेगा, मतलब ये हार्ड डिस्क की है या ये DVD राइटर की है ऐसा कुछ नहीं देखना है। ये आप DVD राइटर के लिए लगा सकते हैं या हार्ड डिस्क के लिए भी लगा सकते हैं, ये दोनों सिमिलर रहती है केबल। और इसका ये कनेक्शन इधर लगाए, ये कनेक्शन उधर लगाए तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों साइड पे सिमिलर कनेक्शन रहता है। बस ये अलग अलग तरीके के लॉक है। अगर आपको हार्ड डिस्क के लिए ऐसा लगाना है तो ये है ना, इस तरह से आप लगा सकते हो, या ये मदरबोर्ड पे भी फिट होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपके पास साटा कनेक्शन मल्टीपल अवेलेबल है, तो ज़्यादा हार्ड डिस्क भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 साटा पोर्ट है। यहाँ पे 4 साटा केबल मैं ऐसे लगा सकता हूँ और 4 हार्ड डिस्क भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये सिंपल है, याद रखना है, बहुत सिंपल है ये साटा केबल कनेक्ट करना। चलिए साटा केबल को साइड में रख देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। ये यहाँ पे पैक किया हुआ है, इसे हम खोल देते हैं फिलहाल। चलिए ये केबल भी मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया दोस्तों। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट जो मुझे निकालना है वो है ये SMPS का बड़ा पावर। ये जो ज़्यादा वायरिंग जो दिख रहा है ना, ये SMPS से आए हुए पावर से जो मदरबोर्ड को यहाँ पे दिए जा रहे हैं। DC पावर इसे बोलते हैं हम लोग। इसे ATX पावर कनेक्टर, ये कनेक्टर है हमारा, और ये 12 वोल्ट पावर कनेक्टर, यहाँ पे 2 कनेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ATX पावर कनेक्टर को निकालता हूँ। मैं अभी इसे निकालने के बाद ही आपको दिखाता हूँ कि इसके मैंने निकाला कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया इसको निकालने के लिए। यहाँ पे ये जो लॉक है ना, ये मैंने प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद ये ओपन हो जाता है, ये थ्रेड ऐसा ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद ये अनलॉक हो जाता है और डायरेक्टली आपको ऊपर खींचना है। बिठाते समय आपको बस यहाँ पे रख देना है इसके ऊपर और ऐसा प्रेस कर देना है तो ये बैठ जाएगा। निकालने के लिए बस आपको ऐसे ये पकड़ के ये प्रेस करके खींचना है। ये है ATX पावर कनेक्टर। लगभग इसमें 24 पिन्स आपको मिलेगी। और इसमें एक बात याद रखना है, ये ज़रा बता देता हूँ मैं, ये ऐसा निकल भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ हर एक SMPS को ऐसा कस्टमाइजेशन किया रहता है। क्यों कि पुराने मदरबोर्ड में ये 20 पिन्स ही, ये 20 पिन्स है, टोटल 20 पिन्स का ही पावर लगता था। लेकिन अभी जो नए मदरबोर्ड है, जितने भी मदरबोर्ड है, उनको 24 पिन का पावर चाहिए रहता है। तो ये जो है इस तरह से इसे है ना यहाँ पे खांचे में डाल दिया जाता है, और ये 24 पिन का इस मदरबोर्ड को लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास ये SMPS आप पुराने मदरबोर्ड को यूज़ कर रहे हो तो ये 24 पिन का तो यूज़ ही नहीं है, तो इसे हटा दो और इतना ही लगा दो। इसके लिए तो ये बना है दोस्तों। तो ये सिंपल है, अगर ये निकल गया तो कोई डरने की बात नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये कैसे निकल गया, फिर इसे कैसे लगाया, तो यहाँ पे इस खांचे में ऐसा लगा दो, बस काम खत्म। और फिर आप इसे लगा सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। कैसे लगाना है कैसे निकालना है मैंने बता दिया। ये है ATX पावर कनेक्टर, इसे रख देते हैं साइड में। और ये 12 वोल्ट पावर कनेक्टर भी निकाल देते हैं, इसे भी मैंने प्रेस किया ये और निकाल लिया। यहाँ पे ज़रा मदरबोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं दिखाता हूँ। ये है आपका 24 पिन ATX पावर कनेक्टर, उसी के बाजू में ये 12 वोल्ट पावर कनेक्टर है। मेरे मदरबोर्ड में, मेरे केस में ऐसा है, लेकिन आपके मदरबोर्ड में ऐसा हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके मदरबोर्ड में यहाँ पे अलग अलग कनेक्शंस अवेलेबल रहते हैं। ये जो 12 वोल्ट पावर कनेक्टर है वो कभी इधर रह सकता है फैन के इस साइड में, या फिर ये ATX पावर कनेक्टर रैम के इस साइड में रह सकता है, ये मदरबोर्ड के इस साइड में भी रहता है। मैंने जो आपको एक मदरबोर्ड का वीडियो बताया था, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के, उसमें मैंने बताया था कि ATX पावर कनेक्टर कहाँ पे रहता है, रैम कहाँ पे है, कैसे है, सारी चीज़ें उसमें बताई। मदरबोर्ड की पूरी इंफॉर्मेशन एक बार मैंने बताई है, वो ज़रा देख लेना आप। फिलहाल तो हम असेंबलिंग सीख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे लगभग सारे पार्ट निकाले, बस कुछ और बाकी है, जो कि फ़ैन का कनेक्टर बाकी है। इसे बस खींचना है ऐसे, ये इसने फ़ैन के नीडल से इसे खींचना है, निकाल लेना है। ये यहाँ पे ही है, लेकिन कुछ केसेस में वो यहाँ पे रहता है, इस साइड में, रैम के इस साइड में रहता है। और यहाँ पे रैम है, रैम को तो हम बाद में निकालेंगे। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसे निकालते समय ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इसे दोबारा लगाओगे तो ये वैसे ऑर्डर में लगना चाहिए, क्योंकि बाकी सब कनेक्टर्स उल्टे नहीं लग सकते। ये देखिए, ये जो कनेक्टर है, ये लॉक, मैं अगर उल्टे लगाने जाऊँगा ना इधर तो उल्टा नहीं लग सकता, ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि वैसे डिज़ाइन किया गया है। और ये ऐसा ही यहाँ पे इंसर्ट होगा इस तरह से, जिस तरह लॉक है। लेकिन क्या होता है कि मैं आपको बताऊँ सिंपली,
कि यहाँ पे ये जो कनेक्टर्स है इसको फ्रंट पैनल कनेक्टर बोलते हैं, और फ्रंट पैनल कनेक्टर को आप एक बार निकाले तो ये उल्टे भी लग सकते हैं, लेकिन आपको उल्टे नहीं लगाने, जैसे है वैसे लगाने हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाने, एकदम डिटेल में बताऊंगा। निकाल रहे हैं हम लोग पहला कनेक्टर इसमें से, जो कि ग्रीन और ब्लैक वायर का दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसे निकाल के आपको इसका नाम दिखा रहा हूँ। इसका नाम है पावर SW, यानी कि हमारे आगे जो बटन, मतलब यानी कि हमारे सीपीयू के आगे फ्रंट पैनल में जो बटन रहता है पावर बटन, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सीपीयू में जो पावर बटन दिखाई दे रहा है आपको, ये पावर बटन का ये पावर SW पिन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी, ये पावर SW पिन पावर बटन का, यानी कि ये पिन पावर SW यानी पावर स्विच, पावर बटन भी नाम रहता है, कभी कभी पावर SW भी रहता है। इस पिन को लगाने की वजह से हमारा कंप्यूटर यहाँ पे इस बटन से चालू हो रहा है, जो आगे बटन दिया है फ्रंट पैनल में उस बटन से चालू हो रहा है। तो पावर SW सिंपल है, याद रखो इसे पावर SW के बारे में। पावर SW के बाद मैंने कहाँ से निकाली ये पिन, आपको मैं अब एकदम जूम करके यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये पहले 2 पिन में से निकाली है। मैं स्क्रू ड्राइवर के साथ दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये 2 पिन मैंने निकाल ली है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी 2 पिन है जो मैंने अभी निकाली पावर SW की। ये पावर SW की पिन यहाँ से मैंने निकाली, पहले 2 पिन है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको अलग से दिखाऊंगा कि ये पावर SW कहाँ पे लगता है, क्या लगता है, उसकी एक इमेज मैं आपको गूगल से निकाल के यहाँ पे दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये पावर SW है और पावर SW कैसे निकालना है। दूसरा मैं 2 पिन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे दोनों पिन मैंने निकाली और 2 पिन एक्स्ट्रा भी निकल गई मेरे से, तो मैं वो भी बताऊंगा क्या है। लेकिन ये दोनों पिन पहले जो दिख रहा है ये देखते हैं, ये रेड और वाइट जो निकाला मैंने HDD LED है, दोनों का नाम देख सकते हैं आप, HDD LED, हार्ड डिस्क LED नाम है इसका, HDD LED। मैं सीधा करके दिखाता हूँ कैमरे में, ज़रा सीधा करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे पावर LED, राइट। तो दूसरी जो 2 पिन मैंने निकाली है उसका नाम है यहाँ पे पावर LED दोस्तों, पावर LED जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पावर LED प्लस माइनस, राइट। पावर LED कैसे निकाला मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। उसके बाद और 2 पिन यहाँ पे निकल गई पहले से, इसका नाम है रीसेट SW, रीसेट स्विच, रीसेट SW। ये रीसेट बटन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा रिस्टार्ट करते हैं ना हमारे कंप्यूटर, तो रिस्टार्ट बटन जो फ्रंट पैनल में आगे की तरफ, उसके लिए ये रीसेट SW है। और लास्ट पिन जो है वो है HDD LED, जो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ HDD LED। सो ऐसे 4 पिन रहती है, देखिए पावर SW, देन पावर LED, देन उसके बाद रीसेट SW और उसके बाद HDD LED। ये चारों पिन फ्रंट पैनल में लगती है और ये फ्रंट पैनल इस तरह से यहाँ पे कलर में दिया है। लेकिन मेरे केस में, मेरे मदरबोर्ड में इस तरह से कलर में है, जरूरी नहीं कि आपके मदरबोर्ड में भी ऐसा फ्रंट पैनल कलर में हो, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली। या यहाँ पे आप नोटिस करोगे मदरबोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे फ्रंट पैनल एफ पैनल करके नाम दिया रहता है, एफ पैनल। हर एक मदरबोर्ड में यहाँ पे एफ पैनल नाम है, हर एक मदरबोर्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एफ पैनल करके नाम रहता है, एफ पैनल। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे एफ पैनल है, मतलब उस फ्रंट पैनल की इधर लिखा रहता है। अब मैं स्विच लगा, मतलब यहाँ पे पिन वापस लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे लगाना है इसको, क्योंकि हमने अटैच करना, हमने डीअटैच करना तो जान लिया, लेकिन अटैच करना भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुरंत मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा देता हूँ HDD LED जो हमने निकाला था, HDD LED यहाँ पे दिख रहा है और ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब मैंने इसे ऐसा लगाया HDD LED, तो मैंने यहाँ पे देखिए वाइट जो वायर है वो अंदर की तरफ रखी है। ज़्यादातर आप वाइट वायर अंदर की तरफ रखिए, जो वाइट वायर रहेगी आपके इसमें HDD LED केस में, क्योंकि आप देखोगे तो वैसे HDD LED में यहाँ पे आपको प्लस माइनस दिखाई दे रहा है और उसके हिसाब से वाइट ये अंदर होना चाहिए प्लस माइनस में, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैं रीसेट लगाना चाहता हूँ, तो रीसेट SW ये भी मेरा कैसा रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। रीसेट SW में भी वाइट अंदर रहेगा और मैं इस तरह से लगा देता हूँ। लेकिन ये पिन जो है रीसेट SW आपने उल्टा भी लगा दिया ना तो कोई इशू नहीं होता है, मैंने खुद नोटिस किया है। आपने ऐसा उल्टा भी लगा दिया तो भी चलेगा, ऐसा लगा दिया वाइट अंदर रहेगा तो भी चलेगा, या ब्लैक अंदर रहेगा तो भी। रीसेट के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन HDD में प्लस माइनस लिखा रहता है HDD LED में, तो आप ऐसे लगाओ जैसे मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ये एक प्लस माइनस ही है, इसमें भी आपको वाइट केबल अंदर रखना है और इसे लगा देना है, यानी कि HDD LED जो है HDD LED प्लस माइनस इस तरह से, तो वाइट केबल अंदर की तरफ रहेगी इसमें भी और रेड केबल बाहर की तरफ। तो मैं इसे अटैच करके डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। मैं इसे प्रॉपरली पकड़ता हूँ और दोनों को एक साथ लगा देता हूँ। कभी कभी ये दोनों अलग अलग होते हैं, कभी कभी ये जॉइंट भी होते हैं, तो आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अलग अलग होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक साथ पकड़ने में उनको प्रॉब्लम हो जाता है।
तो यहाँ पे मैंने उसे लगा दिया HDD LED को, और पावर SW को आपने उल्टा भी लगा दिया, सीधा भी लगा दिया तो भी चलेगा। फिलहाल पावर SW नाम बाहर रहे इस डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूँ। तो दोनों साइड से नाम जो है बाहर रहे, इस साइड से मैंने ऐसा लगा दिया है इसको। और ज़्यादातर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है कि ये चारों जो पिन है उसमें एक उसके बाजू की एक पिन खाली रहती है हमेशा, और जो बाजू की पिन खाली रहती है उस साइड का रहता है रीसेट SW बटन। यहाँ पे एक पिन दिखाई दे रही है, यहाँ पे पिन है एक्स्ट्रा, और जो मैंने खाली छोड़ दी है तो उस पिन में के साइड में रहता है रीसेट SW, और एक एम्प्टी पिन है या पिन ही नहीं उसकी जगह, नीडल से नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे रहता है पावर SW जो कि यहाँ पे इस साइड में लगाया गया है। तो इस तरह से फ्रंट पैनल लगाना रहता है। ये बड़ी दिक्कत रहती है बहुत सारे लोगों की कि फ्रंट पैनल मैंने निकाल लिया, अब कैसे लगाएं। तो मैंने तो कोशिश की यहाँ पे समझाने की, एक इमेज में यहाँ पे दिखा रहा हूँ फ्रंट पैनल की, CPU की, जो आपके स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रही है अभी, और इस इमेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि फ्रंट पैनल का कनेक्शन कैसे रहता है। जनरली फ्रंट पैनल आपको जब निकाल रहे हो मदरबोर्ड या डीअटैच करो तभी ध्यान से देखना है कि कैसे लगाया गया है। उसके बाद या फिर आप रिकॉर्डिंग करके रखो आपके कैमरा में, और दोबारा लगाते समय उसे फिर से ये करो, मतलब नोटिस करो, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो बढ़ ही जाता है केबल का, और आप केबल से इतना फैमिलियर नहीं रहोगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से इतना फैमिलियर नहीं रहोगे, तो ये प्रॉब्लम्स होती रहती है आपके साथ। मैंने नोटिस की बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कहाँ से कौन सी केबल निकाली, इसलिए अच्छा है कि शूट कर लो ना, आपके पास मोबाइल रहेगा तो। और फिलहाल यहाँ पे देखिए इस केबल को मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इस तरफ अभी ये जो केबल मैं निकाल रहा हूँ ये है USB हमारा, ये फ्रंट USB है। आगे की तरफ जो हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं ना, उसके लिए फ्रंट USB। फ्रंट USB में एक नोटिस करना है कि इसमें 9 पिन्स आपको दिखाई देगी। वैसे 80 केबल्स रहती है, लेकिन 9 पिन्स इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे 9 होल इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे अटैच करते समय आपसे गलती से एक पिन है ना एक्स्ट्रा, मतलब उल्टा ना लगे इसलिए। तो 10 नंबर की पिन यहाँ पे है ही नहीं, 9 पिन्स 9 होल्स है इसमें, और इसमें भी 9 पिन्स दिखाई देगी, लेकिन इसमें 8 पिन ही एक्टिव रहती है। 8 पिन से ही डेटा ट्रांसफर होता है। इधर देखो आप, इसमें 2 केबल तो है ही नहीं इसके अंदर, राइट। तो ये बस आपको अटैच करते समय गलती ना हो आपसे, इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप उल्टा ना लगाए। तो जिस साइड में आपको दिख रहा है कि पिन ही नहीं है उस साइड में यहाँ पे देखना है, इसमें USB में इधर नीडल नहीं है, इस साइड में भी इधर ये नहीं है, तो प्रॉपरली उसे वैसे लगा देना है। यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये फ्रंट USB, और उसी के बाजू में आपको मिल रहा है दूसरा USB, फ्रंट USB 2, USB 1 व USB 2 ऐसा रहता है। उसके साथ में ये फ्रंट ऑडियो है जो कि ऑलरेडी निकाला गया है, पहले से निकाला था। फ्रंट ऑडियो दिख रहा है, ये फ्रंट ऑडियो में 9th नंबर की पिन एम्प्टी है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 9th नंबर की पिन नहीं है। USB और ऑडियो में ये फ़र्क रहता है। फ्रंट ऑडियो आप तुरंत ध्यान से देख सकते हैं, फ्रंट ऑडियो में 9th नंबर की पिन नहीं है, और USB में जो है 10th नंबर की पिन यहाँ पे नहीं रहती है। तो यहाँ पे फ्रंट ऑडियो लगाया कहाँ पे जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रंट ऑडियो यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए ये 9th नंबर की पिन इस नीडल में, 9th नंबर की नीडल इसमें मिस है, तो इसको मैं ऐसा लूँगा और यहाँ पे मैं ऐसे लगा दूंगा फ्रंट ऑडियो को, राइट। इस तरह से ये फ्रंट ऑडियो लगा देते हैं। तो मदरबोर्ड के बाद, मतलब मदरबोर्ड के सारे पार्ट्स को मैंने बता दिया कि कैसे इसके ऊपर पिन अटैच करते हैं, नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये पिन लगा देते हैं। ये CPU फैन है, ये CPU का फैन उसकी वजह से चलेगा दोस्तों, यहाँ पे इसको लगा देना है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि CPU का फ़ैन कैसे लगाना है, रैम कैसे निकालना है लगाना है, एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए रैम का ये लॉक है, इसको ऐसा प्रेस कर देना है, ये भी प्रेस कर देना है, और ये खुल गया। वाओ इंटरेस्टिंग। इसको आपको क्लीन करना रहेगा, लेकिन क्लीन करने के लिए आप इरेजर जो रहता है ना, हम स्कूल में यूज़ करते हो, वो इरेजर लीजिए और इसके ऊपर रब कीजिए। ये जो गोल्डन पॉइंट्स है, अगर इसमें कुछ डस्ट है तो उसे क्लीन करने के लिए आप इरेजर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इरेजर यूज़ करना है। ये रैम कैसा रहता है, क्या रहता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेबल में DDR3 रैम है ये, और 2 GB रैम है, राइट। DDR3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 GB रैम, राइट। यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ कि रैम के बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊँगा कि रैम कैसे काम करता है, रैम कौन सा लगाना चाहिए आपके PC में, कौन सा रैम यूज़फुल रहेगा, या फिर आप रैम अपग्रेड करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। फिलहाल तो रैम को लगा देते हैं। यहाँ पे ये नॉच जो दिख रहा है ना, खाँचा, ये खाँचे से लेकर ये खाँचा यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी, तो वो बराबर खाँचे में जाना चाहिए। उल्टा रैम लगाएंगे ना ऐसे कभी नहीं बैठेगा दोस्तों, ऐसा लगाएंगे तो कितना भी ज़बरदस्ती करो नहीं लगेगा, टूट जाएगा। वहाँ पे ज़बरदस्ती करेंगे तो, ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं लग रहा है तो उसे देखना है कि उल्टी तरफ यहाँ पे नॉच पे नॉच है ना आना चाहिए, जो है वहाँ पे राइट बैठ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया और मैं इसे प्रेस करूँगा, ये लॉक वाइट वाला ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इधर का वाइट लॉक देखिए, मैं प्रेस करता हूँ बंद। ऐसे आपके पास 2 रैम है तो दोनों भी लगा देना है यहाँ पे। चलो ठीक है, मैंने इसमें बता दिया कि रैम कैसे लगाना है। अभी हम दोबारा पावर लगा देते हैं, ये वाला पावर लगा देते हैं, ATX पावर कनेक्टर, सॉरी इस तरफ इसका लॉक है, ऐसा लगाना है। मैं उल्टा लगा रहा था, वहाँ पे नहीं लगेगा वो। उसके बाद मुझे लगाना है यहाँ पे ये वाला पावर, कौन सा पावर है यहाँ पे, सॉरी 12 वोल्ट पावर कनेक्टर।
ये हम लगा देते हैं। चलिए इसे देखिए, ये लॉक है, इसे लगाते समय लॉक प्रेस करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, निकालते समय लॉक प्रेस करना है, लग गया। कभी कभी ये लॉक बहुत तंग करता है, निकालते समय बहुत पैक रहता है, मैंने बहुत सारे मदरबोर्ड में देखा है, बहुत पैक रहता है वो। चलो ठीक है, वो तो देख लिया हमने कैसे लगाना है। साटा केबल कैसे लगानी वो मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं लगता है मुझे अभी। साटा केबल कैसे लगानी एकदम सिंपल है, मैंने कैसे निकालना है वो बताया, तो लगानी कैसे एकदम सिंपल है। हाँ, वो बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साटा केबल में एक खांचा रहता है इस तरह का, यल एंगल जैसा खांचा है, तो ये खांचा जैसा है वहाँ पे है, इसमें वैसे लगा देना है मदरबोर्ड के ऊपर, उल्टा लगाने से वो लगने वाला नहीं है। तो देखिए मैं इस तरफ रख रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ये लग गया। वैसे ही और एक साटा केबल है मेरा जो कि डीवीडी राइटर का है, एक हार्ड डिस्क का, एक डीवीडी राइटर का, 2। मैं कोई भी साटा में, कोई भी साटा पोर्ट में ये साटा केबल लगाए तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें एक पर्टिकुलर में लगाएं, आप किसी में भी लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क में इस तरह से ये देखिए, ये यहाँ पे भी खांचा है, प्रॉपरली खांचे से लेकर खांचा ये करना है, मिला देना है और इसे पैक कर देना है। और इसके लिए एक साटा पावर केबल भी लगेगा, और साटा पावर केबल भी इसमें भी वैसे ही रहता है, एक तरफ से, एक ध्यान से देखेंगे तो खांचा रहता है, ज़रा ध्यान से देखा करिए, और फिर उसे यहाँ पे पावर केबल को लगा देना है। साटा पावर केबल है साटा हार्ड डिस्क के लिए, और ये इसी तरह से लगा दिया। अब हार्ड डिस्क को आपको स्क्रू लगा के फिट कर देना है, बस। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सीपीयू। आपको मेरा पावर सप्लाई चल रहा है, लेकिन आपके लिए एक डेमो सीपीयू मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं इसे ओपन करके मैंने रखा है। आपको पता है कि इसे ओपन कैसे करना है, क्योंकि मैंने हार्डवेयर के पार्ट में इसे बताया है। बहुत सारे ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए मैंने, उसके अंदर मैंने बताया। तो मैंने इसको खोल दिया अभी। अब आपको दिखाई देगा कि इस पर मैं काम कैसे करूँगा, मैं कैसे ऐसे पेज चेक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप इस सीपीयू के अंदर देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पावर सप्लाई लगा हुआ है, और पावर सप्लाई से जो केबल आउटपुट आ रही है डीसी पावर्स, ये मदरबोर्ड पे यहाँ पे लगी हुई है। इसमें ये वाला कनेक्टर आपको निकालना है, इसे ATX पावर कनेक्टर बोलते हैं। मैं इसे निकालता हूँ। निकालते समय यहाँ पे एक नॉच रहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे नॉच रहता है, इसे आपको प्रेस करना है और आपको इसे खींचना है। देखिए ये वाला नॉच आपको प्रेस करना है और प्रेस करके ऊपर खींचना है, ये निकल जाएगा। बहुत सिंपल रहता है। ये 24 पिंस पावर कनेक्टर होता है, जो कि SMPS से आपके मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है, मदरबोर्ड में पावर देने के लिए। अभी आपको SMPS चेक करना है, तो आपको करना क्या है, ये जो ATX पावर कनेक्टर है इसमें नोटिस करना है आपको। मैं ध्यान से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ केबल्स है जिसमें आपको 4 नंबर की केबल ग्रीन दिख रही है। 4 नंबर की केबल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रीन है, और 3 नंबर की ब्लैक है, 5 नंबर की ब्लैक है। तो आपको यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक, कोई भी ब्लैक चलेगी, 3, 4 चलेगी या 4, 5 चलेगी, लेकिन ग्रीन लेना ही है। ग्रीन और ब्लैक वायर को शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस तरह का एक जंपर की जरूरत है। एक वायर, कोई भी केबल आप ले सकते हैं जो कि इन दोनों को शॉर्ट कर सके। अब मैंने एक केबल ली है, आप कोई भी केबल ले सकते हैं इसे शॉर्ट करने के लिए। सिंपल है। मैं अभी करूंगा क्या, 3 और 4 में, यहाँ पे आपको 3 और 4 के जो होल्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, या फिर 4 और 5 में भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि ब्लैक और ग्रीन शॉर्ट होना चाहिए। तो ग्रीन तो एक होना ही चाहिए, ग्रीन 4 नंबर रहता है। तो मैंने 3 और 4 में इसे इंसर्ट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट कर रहा है ना, 3 और 4 में ये कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, 3 और 4 को। तो यहाँ पे मैंने इसे ऐसा लगा दिया। अब ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, ये तो प्रॉपरली आपको समझा होगा। याद रखिए ग्रीन और ब्लैक, कोई और नहीं करना है, नहीं तो पूरा SMPS गयो। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैंने जो बताया ग्रीन और ब्लैक, ये हर एक SMPS में स्टैंडर्ड कलर रहते हैं, और यही आपको शॉर्ट करने, कोई भी कंप्यूटर रहने दो उसके SMPS में आपको यही मिलने वाला है। कोई भी ब्रांड का SMPS रहने दो, सर्कल ब्रांड का SMPS हो, आईबॉल ब्रांड का SMPS हो, या कोई भी ब्रांड का, तो आपको यहाँ पे ये वाली केबल इस तरह से लगानी है। और यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपका पुराना कंप्यूटर है तो उसमें शायद ऐसी छोटी सी पिन रहेगी, ये 10 पिन्स आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये 20 पिन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये शायद रहेगी 20 पिन्स वाला ATX पावर कनेक्टर होने के चांसेस है। ये 24 पिन, ये नए वाले कंप्यूटर्स में सब में 24 पिन से मिलता है, क्योंकि अभी मदरबोर्ड को ज़्यादा पावर्स की रिक्वायर्ड होती है, तो ये ऐसा लगा हुआ रहता है 24 पिन्स वाला। सो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, 24 पिन्स कब आया, कैसे आया, और पावर सप्लाई के बारे में और भी वीडियोज़ में बनाऊंगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पावर सप्लाई चेक कैसे कर रहे हैं। तो इसे ऐसा लगा दीजिए, और जरूरी नहीं है कि आप इसे ग्लव्स पहन के करें, बिना ग्लव्स का भी आप कर सकते हैं। डीसी पावर है, डोंट वरी अबाउट इट। बस याद रखें कि ये 3 और 4 ही रहने चाहिए, या 4 और 5 रहने चाहिए। 4 यानी कि ग्रीन वायर, यहाँ पे ग्रीन देखना है, याद रखिए। इस साइड में ग्रीन नहीं है 4 नंबर पे, इस साइड में ग्रीन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, अभी आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर में सिंपली पावर लगा देना है।
अब मैं यहाँ पे पावर केबल लगा रहा हूँ और पावर केबल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एसी जहाँ पे लगाते हैं पावर सप्लाई में, वहाँ पे पावर केबल लगाने के बाद मैं सिंपली बटन स्टार्ट कर रहा हूँ। पावर बटन मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरे एसएमपीएस का फैन जो है वो यहाँ पे घूम रहा है और मैं आपको दिखाऊं ये फैन इसकी वजह से घूम रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसे शॉर्ट किया है। अगर मैं इस जंपर को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, नाउ यू कैन चेक इट आउट, ये बंद हो जाएगा, राइट। और मैं दोबारा लगा दूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट करने के लिए स्पेशली दिया गया है कि एसएमपीएस आप स्टार्ट है कि नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीन और ब्लैक में आपने इसे लगा दिया तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एसएमपीएस चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। घर बैठे बैठे आप एक सिंपल केबल से, सिंपल ये जंपर केबल मैंने तैयार की है, कोई भी वायर आप ले सकते हैं जो कि इस होल में चली जाए, ग्रीन और ब्लैक होल में। तो आप इसे लगाकर अपना एसएमपीएस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देख सकते हैं। पावर केबल कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बताया, एसएमपीएस कैसे चेक करना है वो मैंने बताया। अगर फैन नहीं घूम रहा है आपका तो इसका मतलब एसएमपीएस बंद है, और एसएमपीएस बंद है यानी कि आपको रिप्लेस करने की जरूरत है। और एसएमपीएस कैसे रिप्लेस करते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना कि अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि हम नया एसएमपीएस अपने कंप्यूटर में कैसे लगाते हैं। तो चलिए, आपका एसएमपीएस नहीं चल रहा है तो मैंने आपको बताया कि एसएमपीएस को ट्रबल शूट करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है। इस जंपर की मदद से आप इसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, राइट। जंपर आपने लगा दिया तो एसएमपीएस चालू है नहीं चालू है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये जंपर लगाया एसएमपीएस चालू है। लेकिन अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि एसएमपीएस में जो आउटपुट आ रहा है अलग अलग यहाँ पे जो केबल्स आ रही है उसमें वो पावर आ रही कि नहीं आ रही है। पावर कैसे चेक करना है मैं आपको बेसिकली एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा। लेकिन पावर चेक करने के लिए मैंने ये दो नीडल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दो हेडल्स एंड नीडल्स आप बोल सकते हैं। ये लिए ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्शंस कहाँ पे जा रहे हैं, ये मल्टीमीटर में लगाए हुए। तो ये मल्टीमीटर आपको खरीदना चाहिए अगर आपको हार्डवेयर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखना है। तो भाई 150-200 रुपये तो खर्चा करना पड़ेगा। ये 150-200 रुपये में ही आ जाता है मल्टीमीटर। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे डीसी पे रखा है क्योंकि मुझे डीसी पावर चेक करना है। ये डीसी पावर इस तरफ होता है, यहाँ पे एसी पावर चेक कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस, जैसे ओम का साइन आपको दिखाई दे रहा है। तो मल्टीमीटर का फिलहाल तो हम डीसी पावर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने डीसी पे रखा है। यहाँ पे रीडिंग 00 दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा एसएमपीएस चालू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन घूम रहा है। ये वाले एसएमपीएस में देख सकते हैं ये मैंने दूसरा सीपीयू लिया है, पिछली बार दूसरा सीपीयू था तो अभी यहाँ पे दूसरा सीपीयू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एसएमपीएस का फैन आपको क्लियरली दिख रहा है कि घूम रहा है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये आपको जो दिखाई दे रहा है पावर केबल, ओके, मतलब यहाँ पे ये वाली लेता हूँ मैं, ये 12 वोल्ट वाली है। तो ये येलो केबल में 12 वोल्ट पावर रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 12 वोल्ट ही रहेगा, कभी 11.5 आ सकता है, कभी 13 भी आ सकता है। तो अभी हम बेसिकली चेक करते हैं कि कितना वोल्ट है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक नीडल है वो आपको इसमें इनपुट कर देनी, यहाँ पे ब्लैक वायर के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई मल्टीमीटर में क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे दिखाता हूँ, अभी आप इसे मैं लगा रहा हूँ और अभी आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ रीडिंग्स आ रही है जो कि 14 पॉइंट है ना समथिंग यहाँ पे रीडिंग आपको दिखाई दे रही है। सो ये यहाँ पे रीडिंग्स आ रही है 14 वोल्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है, इसके अंदर 14 वोल्ट पावर्ड है। अब इसके अंदर 14 वोल्ट बेसिकली क्यों है, क्योंकि ये जो मेरा एसएमपीएस है, यहाँ पे एसएमपीएस की तरफ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 450 वैट का है। जनरली इतने वैट का एसएमपीएस नहीं रहता। ये एक सर्कल का मैंने थोड़ा सा महंगा वाला एसएमपीएस लिया है, जिसके ये एसएमपीएस अगर आपके कैबिनेट में है तो आप ग्राफिक कार्ड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इतना बड़ा एसएमपीएस है अच्छा वाला। तो इस एसएमपीएस की वजह से लगभग ये 14 वोल्ट आपको दिखा रहा है। जनरली आप अपने एसएमपीएस के लिए चेक करोगे ये जो पावर है वो आपको 12 वोल्ट ही दिखाई देगा। तो चलिए मैंने 12 वोल्ट पावर चेक किया और एक पावर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एसएमपीएस मेरा ऑलरेडी रनिंग में है, आप देख सकते हैं वहाँ पे फैन घूम रहा है और चालू में हमें चेक करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। आपको इसे ब्लैक में लगाना है, याद रखो ये नीडल्स को आपको ब्लैक में लगाना है। कोई भी एक ब्लैक पकड़ो आप किसी का भी ब्लैक, इसका भी ब्लैक लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे ब्लैक में मैं अभी लगा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक में लगा रहा हूँ और इधर से मैं अभी ऑरेंज में लगा रहा हूँ। ये पहली पिन में चेक कर रहा हूँ। अभी आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 3.5 वोल्ट आना चाहिए, इस केस में 4 वोल्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 to 4 वोल्ट के बीच में आएगा अगर आप ऑरेंज में लगाते हो तो। ऑरेंज के बाद मैं रेड में चेक करके दिखाता हूँ आपको। रेड में लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी रेड कनेक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 4 नंबर का। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं रेड में कितना आ रहा है, मल्टीमीटर पे चेक कीजिए 6.15 वोल्ट दिख रहा है। लगभग ये 5 वोल्ट रहता है अगर आप स्टैंडर्ड एसएमपीएस में देखोगे, या फिर आप गूगल पे भी चेक करोगे तो ये रेड का जो पावर है आपको 5 वोल्ट दिखाई देगा एसएमपीएस का। ओके, तो जनरली हम ये लाइव चेक कर रहे हैं और ये एसएमपीएस के साथ चेक कर रहे हैं तो हमें इतना पावर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आप ऐसे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के जरिए कि आपके एसएमपीएस में पावर जो आ रही है वो एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, कौन से केबल में पावर नहीं आ रही है, जैसे ये 12 वोल्ट कनेक्टर में नहीं आ रही है या फिर यहाँ पे कोई पावर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बेसिकली ये पावर चेक करने का एक तरीका मैंने आपको बताया कि मल्टीमीटर के जरिए पावर चेक कैसे किया जाता है। डीसी पावर बेसिकली हम चेक कर सकते हैं।
तो भाई अभी आपने देखा कि एसएमपीएस का ट्रबल शूटिंग कैसे करना है, लेकिन बेसिकली एसएमपीएस में ट्रबल शूटिंग तब करना रहता है जब आपको पावर नहीं आ रहा है। लेकिन अभी अब पावर आ रहा है लेकिन कंप्यूटर में से आवाज़ आ रही है, जैसे कि बीप साउंड आ रहा है, 3 बार बीप साउंड आ रहा है, बीप बीप बीप, मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ। ओके, तो ऐसा साउंड आ रहा है, फिर डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा अगर आपका इशू है तो आपको ट्रबल शूटिंग में क्या देखना है, आपको रैम की तरफ जाना है और रैम को क्लीन करना है। ये रैम आपको दिखाई दे रहा है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया इसके बारे में। तो यहाँ पे मैं से ये लॉक को मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसे मैं निकाल रहा हूँ और इसका निकाल के मैं साफ़ करूँगा। इसे मैं इरेजर से साफ़ करूँगा। ये रहा इरेजर बहुत पुराना है एक्चुअली, ये मैं काफ़ी अरसे से इसे यूज़ करते आ रहा हूँ इसलिए पुराना है। बट हमें इरेजर की यहाँ पे ज़रूरत इसलिए क्योंकि ये गोल्डन पॉइंट यहाँ पे हमें क्लीन करने, कोई भी इरेजर चलेगा, पर आपको ये गोल्डन पॉइंट के ऊपर ही इस इरेजर से ऐसा ड्रैग करना। याद रखिए यहाँ पे जो आईसीज है उसको मतलब इरेजर का टच नहीं होना चाहिए, बस ये गोल्डन पॉइंट को खींचना। मैंने ऑलरेडी इस रैम को क्लीन किया है, बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं इसके ऊपर ऐसे इस तरफ भी करूँगा और इस तरफ भी, दोनों साइड रैम को जो गोल्डन पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, बस आपको यहाँ पे इस तरह से इसे क्लीन करना है। सिंपल तरीका है रैम को क्लीन करने का, मतलब ऐसा एक ही बार नहीं ड्रैग करना है, ऐसे आपको घिसना है इसके ऊपर अच्छे से, और यहाँ पे जो भी जंग लगा है वो निकलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी बार आप 10-15 दिन कंप्यूटर बंद रखते हो तो उस टाइम पे इसके ऊपर थोड़ा सा जंग लगता है या डस्ट जमा होती है, तो उसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आता है, बीप साउंड आता रहता है। तो डिस्प्ले नहीं आने का कारण एक रैम हो सकता है, रैम के अलावा भी कई और कारण है, लेकिन रैम का एक मेन कारण है जो कि बीप साउंड आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में से बीप साउंड नहीं आता है क्योंकि जो एरर डिटेक्टर स्पीकर रहता है ना सिस्टम के मदरबोर्ड पे, वो नहीं रहता। आपके केस में अगर स्पीकर नहीं है, एक इंटरनल स्पीकर रहता है छोटा सा, जो एरर अगर है आपके सिस्टम में तो वो बताता है। जैसे आप सिस्टम चालू करते ही कभी कभी देखा होगा कि एक बीप साउंड आता है। बीप साउंड मतलब एवरीथिंग इज ओके, और उसके बाद सिस्टम चालू हो जाता है। तो अगर आपके सिस्टम में कोई भी एरर है तो वो स्पीकर में से एक बीप नहीं मल्टीपल बीप आते हैं। एक बीप आ गया मतलब नो एरर, आपका सिस्टम ओके, वो चालू हो जाएगा। लेकिन आपके सिस्टम में वो स्पीकर ही नहीं है जो छोटा सा रहता है। मेरे केस में देखिए, मेरे मदरबोर्ड में वो स्पीकर अभी आपको दिखाओ तो नहीं है यहाँ पे, तो मेरे सिस्टम में वो बीप साउंड नहीं आता है, राइट। तो आपके केस में भी वो छोटा सा स्पीकर रहता है। मैं उसका चाहिए तो इमेज यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा स्पीकर है जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर रहता है, उसकी वजह से आपको बीप साउंड सुनाई देता है। और एक सिंगल बीप आया तो आपका सिस्टम ओके चालू हो गया, लेकिन आपको मल्टीपल बीप सुनाई दे रहे हैं तो समझ जाना कि रैम को आपको क्लीन करना है, राइट। ओके, ये तो आपको मैंने बताया डिस्प्ले नहीं आने का कारण रैम क्लीन करना। रैम को दोबारा लगा दो। लगाना कैसे, नॉच पे नॉच, ये नॉच उल्टा है यहाँ पे आपको, ये देखिए इस तरफ नॉच पे नॉच लगा देना है, प्रॉपरली लगाना है। इसको उल्टा लगाएंगे तो लगेगा नहीं, ज़बरदस्ती तो करनी नहीं है, राइट। इन डिवाइसेस के साथ बिल्कुल ज़बरदस्ती मत करो, सीधा लगाओ और प्रेस करो हल्का सा, बस ये दोनों लॉक ऑटोमेटिक लग जाते हैं। दैट्स इट। तो ये मैंने रैम के बारे में बताया कि बेसिकली रैम में अगर आपको ट्रबल शूटिंग करनी है तो कैसे करनी रहती है। हमने एसएमपीएस देखा, हमने रैम का ट्रबल शूटिंग देखा। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, CMOS बैटरी। अब इसका क्या ट्रबल शूटिंग रहता है, ये सिंपल है। अगर आपके कंप्यूटर में टाइम प्रॉपर नहीं आ रहा है तो इस CMOS बैटरी का मतलब एक्सपायरी डेट आ गया है या एक्सपायर हो गया है, याद रखो। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसे निकालना कैसे। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर से मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, सिंपल ये प्रेस किया, ये निकल गया। ये CMOS बैटरी ये टाइम जनरेट करती है आपके सिस्टम में, अप टू डेट टाइम रखती है। आप जो भी फाइल सेव करते हो सारा का सारा इसकी वजह से आ रहा है। आप कंप्यूटर बंद करते हो अभी सपोज, तो कल सुबह चालू करते हो तो कल सुबह का टाइमिंग आएगा, अभी का टाइमिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर ये बैटरी खत्म हो गई तो भाई 12 बजेंगे मिनटू से जब भी आप सिस्टम चालू करेंगे तब 12 ही बजे है आपके सिस्टम में दिखाई देंगे, 12 से टाइमिंग हमेशा चालू होगा। तो ये बात याद रखनी है आपको। दिस इज व्हाट CMOS बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इतना बड़ा फुल फॉर्म है इसका। लेकिन फुल फॉर्म का क्या करोगे, लेकिन याद रखना है ये CMOS बैटरी बायोस को अप टू डेट रखती है, और इसके लिए आपको बस 75 रुपये स्पेंड करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 75-50 रुपीज़ में भी आ जाती है। इसे आपको खरीदना है, 3 साल इसकी लाइफ रहती है। आप अगर सिस्टम ले चुके नया नया तो डोंट वरी अबाउट इट, 3 साल चलती है, उसके बाद आपको इसको बदलना है। बदलने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ से निकालना है, हार्डवेयर की दुकान में मिल जाती है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि टाइम प्रॉपरली जनरेट हो जाए। एक ट्रबल शूटिंग याद रखो जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी सारी ट्रबल शूटिंग ऐसी कि केबल निकालो और केबल प्रॉपर लगाओ, चालू हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग होती है जो कि होती है CPU की। अब आपको यहाँ पे CPU पे ज़्यादा डस्ट दिखाई दे रही है, और ये जितनी ज़्यादा डस्ट होती जाएगी उतना ज़्यादा CPU हीट होगा, और कई बार ऐसा होगा कि 2 घंटे के बाद कंप्यूटर चलने के बाद बंद हो जाएगा, राइट। तो 2-3 घंटे के बाद बंद हो रहा है क्योंकि वो CPU एक पर्टिकुलर हीट में जाने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फिर आप चालू रिस्टार्ट करते हो फिर चलता है। तो ये डस्ट को आपको क्लीन करना होगा। क्लीन करने के लिए आपको इमेज दिखाई दे रहा है, एक ब्लोअर आपको यूज़ करना पड़ेगा, या फिर वैक्यूम क्लीनर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आप वहाँ से अमेजोन से वगैरह खरीद सकते हैं, राइट। ये क्लीनर की ज़रूरत आपको तब होती है जब आपका सिस्टम बहुत दिन तक पड़ा है और उसके अंदर बहुत सारा डस्ट है, क्योंकि आप हाथ से डस्ट साफ करोगे तो वो नहीं निकलती, ज़्यादातर नहीं निकलती। इसे आप
हवा से साफ करोगे तो वो अच्छे और क्लीन हो जाती है, इसलिए ब्लोअर का इस्तेमाल करो। अगर आप एक हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये क्लीनर वगैरह आपके साथ हमेशा रखो, ताकि आप प्रॉपरली सर्विस लोगों को दे सके, उनका सिस्टम प्रॉपर क्लीन कर सके। ओके, दूसरी चीज़ ऐसी कि इसे आप ब्रश से भी क्लीन कर सकते, लेकिन इसे खोलना कैसे है। इसका जो फैन है, सीपीयू के ऊपर लगा हुआ फैन है, नीचे सीपीयू है, चिप प्रोसेसर नीचे है, तो इसे खोलना एकदम सिंपल है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इसे घुमाना है, इसे घुमाना है। ये देखिए, ये जो है ना, मैं इसको एरो की तरफ घुमा रहा हूँ। जो एरो दिख रहा है उसकी मैं एक काम करता हूँ, रैम को थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो बीच में दिक्कत कर रहा है। इसे मैं ऐसा घुमा रहा हूँ। ये देखिए, एरो दिख रहा है, एरो दिख रहा है, उसकी तरफ, एरो की तरफ आपको घुमाना है। लाइक कई सिस्टम्स में आपको ये फ़ैन के लॉक अलग तरीके के नज़र आते हैं। एक AMD का प्रोसेसर है तो वो लोग इस तरह का नहीं होता, ये इंटेल का प्रोसेसर है जो आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है। बट उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर का लॉक रहता है, तो आप स्क्रू से खोल सकते हैं। लेकिन AMD तो ऐसे ही करता है। ये देखिए, इसे खींचिए अजी, इसे खींचिए, इसे खींचिए, इसे भी खींचिए। इसे खींचने के बाद आपको एक साथ अभी चारों को अनलॉक करने के बाद खींचना है। ये देखिए निकल आया। ये है, यहाँ पे आपको ये नीचे का पार्ट है जो कि CPU के साथ, यहाँ पे CPU दिखाई दे रहा है, प्रोसेसर नीचे देखिए, यहाँ पे प्रोसेसर है, राइट। अब यहाँ पे ये जो है ना, थोड़ा सा आपको लिक्विड टाइप कुछ दिखाई देगा, इसे हीट सिंक सोल्यूशन बोला जाता है। ओके, थर्मल पेस्ट हम इसे बोलते हैं। तो ये थर्मल पेस्ट आपको ये भी 15 रुपये का मिलता है, एक छोटा सा डब्बी, जिसमें जितना चाहिए, मतलब एक बार लिया तो अपने 50-60 CPU को आप लगा सकते हैं। अगर आप एक हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको वो थर्मल पेस्ट भी लेना पड़ेगा। जहाँ पे आप CPU खोलोगे तो इसके ऊपर थर्मल पेस्ट कंपलसरी है। कुछ लोग तो यहाँ पे टूथपेस्ट भी लगाते हैं, मैंने सुना था, बट वो नहीं लगाना है। तो यहाँ पे थर्मल पेस्ट इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, थर्मल पेस्ट एक यहाँ पे जो CPU और इसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है ना, वो रिमूव कर देता है। और बहुत सारी बार अगर आप थर्मल पेस्ट नहीं लगाओगे ना, तो आपने ये फ़ैन लगाया तो भी CPU स्टार्ट ही नहीं होता है। और ये मैंने अभी CPU इसलिए निकाला, मैं आपको बता देता हूँ इसका भी पूरा सिनेरियो। CPU इसलिए यहाँ पे निकाला क्योंकि बहुत सारी बार ये जो लॉक होते हैं ना, वो टूट जाते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, कुछ लोग अपने खुद से ही कोशिश करते हैं उसको निकालने की, और ये नीचे के लॉक तोड़ देते हैं। तो ये लॉक बिठाते समय आपको सिस्टम, जब आप ये लगा रहे हो अभी ये मदरबोर्ड के ऊपर दोबारा ये फ़ैन, तो इसको लगाते समय आप मदरबोर्ड खोल के लगाओ, अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको इसका लगाने का। क्योंकि ये लॉक अगर टूट गए तो आपका ये फ़ैन यहाँ पे मदरबोर्ड के साथ या इसके प्रोसेसर के ऊपर प्रॉपरली अटैच नहीं होगा, प्रॉपर फिट नहीं होगा। अगर ये प्रॉपर फिट नहीं, थोड़ा सा भी लूज़ है, तो आपका प्रोसेसर 1 मिनट चालू होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। मतलब आपका सिस्टम चालू होगा, नो इश्यूज़, प्रोसेसर डिस्प्ले देगा, सब कुछ होगा, मतलब वहाँ पे आउटपुट भी आएगा, लेकिन 1 मिनट के बाद तुरंत कंप्यूटर बंद, फिर आप चालू करोगे, फिर 1 मिनट के बाद बंद, क्योंकि प्रोसेसर और इसके बीच में बहुत गैप रह गया है। गैप यानी ये लूज़ हो गया है, क्योंकि ये लूज़ हो गया इसकी वजह से, ये प्रॉपर नहीं लगाया आपने, या फिर ये टूट गया आपसे ये लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये निकालोगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये CPU के ऊपर का जो फ़ैन होता है वो निकालने के पहले ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखो कि भाई आपको ये लगाना आना चाहिए प्रॉपरली, ये लॉक नहीं टूटनी चाहिए। ये कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 4 होल से इसमें आपको लगाना है। यहाँ पे प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसर को निकालते समय बहुत ही केयर करना है, क्योंकि इसके ऊपर की पहले डस्ट आपको साफ करनी है ब्रश से। ये ब्रश मैं यहाँ पे लेके इसके ऊपर की डस्ट साफ कर लेता हूँ पहले, क्योंकि आप इसको खोलने के बाद डस्ट मत साफ करो। व्हाट आई मीन टू से कि प्रोसेसर को निकालने के बाद डस्ट मत करो, प्रोसेसर निकालने के पहले इसके बाजू की डस्ट पूरी की पूरी साफ करो, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर डस्ट गिर गई है। प्रोसेसर और मदरबोर्ड का जो प्रोसेसर स्लॉट रहता है उसके अंदर डस्ट गिर गई तो बहुत नुकसान होता है भाई। और ये प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महंगी चीज़ है। तो इसे लॉक कैसे खोलना है, ये देखिए, मैं अभी मेरे केस में ये ऐसा लॉक है, किसी केस में थोड़ा सा अलग भी लॉक रहता है, लेकिन इंटेल के केस में तो ऐसा लॉक है। इसे प्रेस कीजिए, बाहर खींचिए, ऊपर लीजिए, इस तरह से छोड़ दीजिए, ये देखिए खुल गया। इस तरफ मैं ऐसे उठाऊंगा, फिर ये उठेगा डायरेक्टली, आप दिखाई दे रहा है ये अनलॉक हो गया। और यहाँ पे ये CPU है, प्रोसेसर मैं अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने हज़ारों बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार स्टूडेंट के PC फ्री में रिपेयर करके दिए हैं, तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे प्रोसेसर खोले हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि CPU को कैसे हैंडल करना है। इसको प्रॉपरली निकालो, ये सबसे डेलिकेट पार्ट है, याद रखो। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसर के नीचे ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये 1000 टॉप ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर रहते हैं। ये LGA टेक्नोलॉजी से बना हुआ रहता है, लाइन ग्रिड एरे से बोला जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे मदरबोर्ड के स्लॉट्स के ऊपर, तो यहाँ पे पिन्स है, और ये अगर आपको गलती, यहाँ पे हाथ ही नहीं लगाना है, यहाँ पे कोई डस्ट भी नहीं करने देना है, याद रखना है। ओके, तो अब आपने प्रोसेसर निकाला है, तो यहाँ पे ध्यान से रखना है कि यहाँ पे आपका हाथ नहीं लगना चाहिए नीचे मदरबोर्ड में। कई बार CPU को पिन्स रहते हैं, याद रखिए, ये पिनलेस CPU है, ये पिनलेस CPU है, इसको पिन नहीं है बिल्कुल, आप देखोगे तो ये प्रोसेसर पिनलेस है। और कई बार पिन वाले रहते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ पिन वाले CPU की, राइट। और मदरबोर्ड के ऊपर पिन नहीं रहती, मदरबोर्ड के ऊपर होल्स रहते हैं। जब CPU को पिन है तो आपको उस मदरबोर्ड को होल्स रहेंगे, राइट। और वो भी LGA में रहेगा, लाइन ग्रिड एरे टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी रहेगी, लाइन ग्रिड एरे यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है।
ओके, तो ये प्रॉपर ग्रिड में अलाइन है। एक भी पिन अगर टेढ़ी होगी ना भाई, गयो मीन्स सीपीयू नहीं चलने वाला। सिंपल है, याद रखिए, ये सिंपल सी बात याद रखनी है। और इसके यहाँ पे आपको जो है ना आपके हाथ से बिल्कुल टच नहीं करना है। तो आप ग्लव्स पहनोगे ऐसे, यहाँ पे ग्लव्स की ज़रूरत हो सकती है आपको। इस सीपीयू को नीचे से अगर आपको कुछ भी करना है यहाँ पे, तो आपको ग्लव्स पहन के ही करना होगा। डस्ट भी है तो अभी यहाँ पे डस्ट लगी है तो मैं उसको क्लीन करूँगा ग्लव्स पहन के, या फिर ब्रश से मैं क्लीन करूँगा। लेकिन मैं उसे हाथ से बिल्कुल नहीं टच करूँगा, क्योंकि अपने हाथ का जो स्टैटिक्स पावर रहता है ना, वो उसको लग सकता है। उसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स रहते हैं, आपका स्टैटिक्स पावर उस ट्रांजिस्टर के इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकता है। ये आप गूगल पे भी पढ़ लो, ऑलरेडी मैंने भी गूगल पे पढ़ा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से उसको हैंडल करना है प्रॉपरली। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। और आप सीपीयू अगर खोल रहे हो तो वैसे सीपीयू को खोलना ये लास्ट स्टेप रहेगी। अगर आपका डिस्प्ले रैम क्लीन करने के बाद नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें की, आपने मदरबोर्ड को भी क्लीन किया फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, सो दैट टाइम यू नीड टू डू इट। अभी मैंने इस प्रोसेसर को दोबारा लगा दिया, लेकिन लगाया कैसे मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसको लगाते समय मैंने अभी दोबारा वैसे ही रखा जैसे निकाला था। ये नॉच यहाँ पे एक छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं लगाते समय। अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉच है, यहाँ पे जैसे रैम के केस में मैंने आपको नॉच दिखाया था, वो नॉच आपको नीचे दिखाई देंगे और वहाँ पे प्रॉपरली इसे लगा देना है। लगाने के बाद आपको इसका जो है लॉक फिट कर देना है। ये छोटी सी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह से ये देखिए, इसमें अटक जाएगा, ये नीचे जाएगा और ये लॉक हो जाएगा। ये देखिए ध्यान से, ये लॉक होने के बाद आप जो चाहिए ऊपर दर्श का काम कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसर लास्ट में खोलो अगर आपको बाकी सारी चीज़ें नहीं मिल रही। रैम आपने क्लीन कर ली, आपने मदरबोर्ड क्लीन कर लिया, आपने सारी चीज़ें क्लीन कर लिया और फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। रैम और मदरबोर्ड क्लीन करो, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो ये मेरा पहला सजेशन है। दूसरा ये कि ये सारी चीज़ें करने के बाद डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो गो फॉर एसएमपीएस को ये कर लो, इसके बाजू में सारा क्लीन करो। यहाँ पे ना थर्मल पेस्ट लगा दो, थर्मल पेस्ट लगा के यहाँ पे इसे लगा दो। अभी मेरे पास थर्मल पेस्ट है नहीं तो मैं आपको थर्मल पेस्ट भी दिखा देता कैसे लगाना है। सो वैसे ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें थर्मल पेस्ट ऑलरेडी लगी हुई है। कई केस में सीपीयू बहुत पुराना हो जाता है तो थर्मल पेस्ट वहाँ पे नहीं रहती, तो आपको वो थर्मल पेस्ट की जो है ना हीट सिंक सोल्यूशन या थर्मल पेस्ट उसे बोला जाता है, वो लेके आना है हार्डवेयर की दुकान से और उसे लगा देना है। कंप्यूटर हार्डवेयर की जहाँ पे पार्ट्स मिलते हैं वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मदरबोर्ड ऑलरेडी खोल दिया है। मदरबोर्ड के स्क्रू कैसे खोलने, ये बेसिक बात है दोस्तों। यहाँ पे कुछ स्क्रू रहते हैं, उसको खोल देना है बस। तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है मदरबोर्ड के स्क्रू निकालना वगैरह, तो ये सिंपल है। बस यहाँ पे कुछ स्क्रू रहते हैं, जैसे मैंने ये स्क्रू खोल दिए। बाकी कनेक्शन कैसे मदरबोर्ड की निकालने हैं और लगाने वो मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये मदरबोर्ड मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि ये जो मुझे लॉक लगाने हैं ना सीपीयू के, ये मुझे खोल के ही लगाने, याद रखो। हाँ, मुझे अगर इसका लॉक निकालने हैं तो मैं मदरबोर्ड अटैच है तब निकाल सकता हूँ, लेकिन मदरबोर्ड में अभी मैंने बाहर क्यों निकाला, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये प्रॉपर लॉक नहीं लगे, टूट गए, तो आपको ये लॉक बदलने पड़ेंगे या फिर आपको फ़ैन ही बदलना पड़ेगा। अगर आपके पास पुराने फ़ैन के कोई लॉक नहीं है अवेलेबल ऐसे वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ैन ही बदलना पड़ेगा पूरा पूरा। और ये 350 से 400 रुपये का फ़ैन आता है, मैं प्राइस भी बता देता हूँ। तो ये फ़ैन में इतना अमाउंट डालने से अच्छा है कि आप इसके लॉक प्रॉपर लगा दो, गलती मत करो, राइट। तो हम हार्डवेयर का काम करने आए हैं, पैसे कमाने आए हैं, पैसे डालने नहीं आए हैं। ओके, तो आपको अगर हार्डवेयर का काम वहाँ पे करना है तो आपको वहाँ से पैसे मिलने चाहिए, तो काम प्रॉपर करो। ये देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। यहाँ पे ना आपको याद रखना है कि ये जो दोनों के दोनों है ना नीडल्स, ये जो दिखाई दे रहे छोटे छोटे प्लास्टिक के, ये इसके अंदर जाने चाहिए। जब जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, ऐसे ऐसे चारों साइड, चारों के भी नीडल्स आपको प्रॉपरली ऐसा आप देख के कर सकते, क्योंकि आपको अभी पीछे का पार्ट दिख रहा है। अगर आप मदरबोर्ड खोलोगे नहीं तो आपको नहीं दिखाई देगा कि वो नीडल्स नीचे आए कि नहीं आए, और आप ऊपर से ज़बरदस्ती करोगे तो एक नीडल्स बाहर रहता है और फिर वो टूट जाता है। ऐसे बहुत सारी बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो अब मैंने तभी से ये ठान लिया कि भाई मैं जब भी अभी लगाऊंगा लॉक को, थोड़ा टाइम दूंगा, मैं मदरबोर्ड खोल लूँगा पूरा पूरा और लगा दूंगा, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि ये लॉक अभी देख सकती है पूरे दोनों नीडल्स नीचे आए हैं। अब इससे मेरे लॉक टूटेंगे नहीं। और यहाँ पे मैं अभी प्रेस करूँगा, इसको प्रेस करना है और उल्टा घुमाना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में खोलने टाइम बताया था कि आपको एरो की तरफ घुमाना है, अभी एरो से उल्टा घुमाना है, प्रेस करके घुमाना है, नीचे प्रेस करना है और घुमाना है, इसे भी नीचे प्रेस करना है और घुमाना है। क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये नीडल्स के अंदर एक ब्लैक नीडल रहती है, वो नीचे आ जाती है। ये देखिए एक ब्लैक हेडर या ब्लैक नीडल जिसे हम बोल सकते हैं, ये नीचे आ रहा है एक प्लास्टिक का, और ये लॉक हो चुका है। अब मैं इसे पकड़ रहा हूँ, ये देखिए मैंने खाली फैन को ही पकड़ा तो अभी ये परफेक्ट लग चुका है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये ढीला नहीं। ये थोड़ा सा भी अगर इसमें गैप रहता है या ढीला रह जाता है एक तरफ भी, एक लॉक भी, तो भी आपका जो CPU है ना स्टार्ट होने के चांसेस कम ही है। स्टार्ट होगा 1 मिनट के बाद बंद होगा, क्योंकि वो इतना हीट लेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है जो कि मैंने आपको बता दी अभी। सो दैट्स इट, ये था CPU ट्रबल शूटिंग के बारे में। हमने जान लिया CPU, रैम, SMPS सारी ट्रबल शूटिंग कैसे करनी इस पार्ट के अंदर।
और ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने मेहनत ली आपको बताने के लिए, तो आप थोड़ी सी मेहनत लीजिए लाइक और शेयर करने के लिए। कमेंट भी कीजिए कैसे लगा ये ट्रबल शूटिंग का पार्ट। और ज़्यादा एडवांस लेवल के कोर्सेज सीखने तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट भी दी है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अब हम आगे के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको सीखना है कि भाई अपने कंप्यूटर की या किसी और के भी कंप्यूटर की विंडोज़ को रीइंस्टॉल कैसे किया जाता है, करप्ट विंडो को कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, पुराना विंडो हटा के नया विंडो कैसे डालते हैं, राइट। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए सबसे पहले स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, जहाँ पे हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप से हमारा क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव या बूटेबल डीवीडी, बट अभी डीवीडी का तो ज़माना गया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा पेन ड्राइव यूज़ कीजिए। तो आपके पास 8 GB 16 GB का है तो वेल एंड गुड, 8 GB का पेन ड्राइव है तो भी बूटेबल यहाँ पे बन जाएगा पेन ड्राइव विंडोज़ 11 का। और अगर 32 GB कोई भी पेन ड्राइव रहने दो, बट 8 GB से कम रहेगा तो ये बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बनेगा। तो आपको एक पेन ड्राइव खरीदना पड़ेगा विच इज़ अराउंड कॉस्ट लाइक 200-300 रुपये लगता है, लाइक 8 GB का पेन ड्राइव, आई थिंक सो, राइट। अमेजोन पे आप देख लेना। तो वो पेन ड्राइव लेना, आपके कंप्यूटर को अटैच कर देना। जैसे आप पेन ड्राइव आपकी कंप्यूटर को लगा देते हो, सबसे पहले करना क्या है, पेन ड्राइव आपको पूरा पूरा ब्लैंक रखना है, उसमें कोई भी फाइल नहीं रखना है, याद रखिए, क्योंकि वहाँ पे विंडोज़ आप क्या करने वाले, बूटेबल बनाए हुए। हाँ, उस बूटेबल पेन ड्राइव में कुछ और फाइल स्टोर करनी है, बूट होने के बाद वो कर सकते हैं आप, पहले मैं बता देता हूँ, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट। तो पूरा पूरा पेन ड्राइव ऐसा नहीं कि भाई उसकी जो स्पेस बाकी, जैसे यहाँ पे मेरे पास 32 GB का पेन ड्राइव अभी, तो मैं 32 GB या 64 GB का लगाऊँ, तो 64 GB में मेरा 8 GB या 7 GB ही विंडोज़ ने ले लिया, राइट। विंडोज़ में बूटेबल पेन ड्राइव हमने क्रिएट कर लिया, तो बाकी का जो स्पेस है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं आराम से, उसमें फाइल्स फोल्डर रख सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट कि भाई आपका कौन से GB का, उसका बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करो। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको Microsoft.com वेबसाइट विजिट करना है, जो कि मैंने यहाँ पे Microsoft.com वेबसाइट विजिट किया है। इसके अंदर आपको राइट साइड में यहाँ पे दिखाई देगा ऑल माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, तो इसमें जाकर आपको फ्री डाउनलोड्स एंड सिक्योरिटी में क्लिक करना है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ कि विंडोज़ सारे विंडोज़ आपको कहाँ पे मिलेंगे। आप विंडोज़ 11 का डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको ऑफिस, एक्सबॉक्स, गेम्स, विंडोज़ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन विंडोज़ है और हमारा काम विंडोज़ से रिलेटेड है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट। जैसे मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा, नाउ जस्ट स्क्रॉल डाउन हो गया, you will get all the windows like Windows 11, Windows 10 and Windows 8.1। तो अगर आपको 8.1 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, 10 का बनाना है तो आपको यहाँ पे, एंड Windows 11। फिलहाल हम Windows 11 का बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था, विंडोज़ 10, 8 या उसके पहले जो विंडोज़ 7 था, उसको बूटेबल बनाने के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि विंडोज़ खाली ISO फाइल प्रोवाइड करता था। तो ISO फाइल यानी कि विंडोज़ की सारी कॉम्प्रेस फाइल वहाँ पे रहती थी। अब उस फाइल को हमें बूटेबल क्रिएट करने के लिए हमें पावर ISO जैसे सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ती थी। मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बनाया था, उस टाइम पे 3 साल पहले बनाया था बेसिकली। उस टाइम पे हम पावर ISO यूज़ करते थे, लेकिन अभी पावर ISO की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विंडोज़ के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ की एक यूटिलिटी, और उस यूटिलिटी की मदद से यहाँ पे बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। ये मुझे भी आइडिया नहीं था, हमारे जो टेक्निकल पर्सन है भूषण जी, उन्होंने मुझे बताया कि सर हम ये करते हैं, क्योंकि सारे ऑफिस की टेक्निकल काम वही मैनेज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आप विंडोज़ ने यूटिलिटी भी प्रोवाइड की है, जिसके जरिए हम डायरेक्टली बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। अब मैं पहले बूटेबल करके इंस्टॉल करता था जब मैं विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8.1 यूज़ करता था बेसिकली, राइट, मेरे क्लासेस में वगैरह। अब यहाँ पे मैं दिखाऊँ, नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ, विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, क्रिएट विंडोज़ इंस्टॉलेशन मीडिया आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और तीसरा है डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज ISO। तो अगर आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला पावर ISO सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप बूट करना चाहते हो, तो ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए, डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज, राइट। हमें ये करना नहीं, हमें डायरेक्टली बूटेबल पेन ड्राइव विंडोज़ की यूटिलिटी से बनानी। तो यहाँ पे ये क्रिएट विंडोज़ इंस्टॉलेशन 11 इंस्टॉलेशन मीडिया हर एक में मिलेगा आपको, विंडोज़ 10 में मिलेगा, विंडोज़ 8.1 में भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करके, लेकिन उसके पहले बिफोर यू बिगिन कुछ इंस्ट्रक्शन है वो भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। देखिए जो भी चीज़ आप सीख रहे हो पहले अच्छे से सीख लीजिए, तभी आप ये लोगों को सर्विस देने वाले हो, तो उसके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ ना करके रख दो, राइट। तो इसलिए पहले देख लो कि भाई बूटेबल पेन ड्राइव बनाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ है कि भाई USB पेन ड्राइव लगा के रखो अपने कंप्यूटर को, जो कि मैंने लगा के रखा है। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, USB पेन ड्राइव लगा के रहना चाहिए, या फिर अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं तो 8 GB का DVD आप डाल के रखो DVD ड्राइवर में, बट अभी DVD ड्राइव कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, तो उस केस में यहाँ पे उसे छोड़ दो, राइट। तो ये चीज़ें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन बताए, साथ में उन्होंने बताया कि Windows 11 बस 64 BT मिलता है,
राइट। इसमें 32 बिट में मिलता है, विंडोज़ 10 और 8.1 32 बिट में मिलता है। तो अगर उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को विंडोज़ 32 बिट चाहिए तो विंडोज़ 10 में जाने के लिए बोलो, क्योंकि कुछ पुराने एप्लीकेशंस वो यूज़ कर रहा है, जैसे फोटोशॉप 7 वो यूज़ कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो फोटोशॉप 7 जो सॉफ्टवेयर है, लाइक वो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए उसको विंडोज़ 32 बिट ही चाहिए, 64 बिट में इंस्टॉल नहीं हुआ, या टैली का पुराना वर्जन यूज़ कर रहा है वो, तो बेसिकली उसके लिए उसको चाहिए यहाँ पे कौन सा वर्जन, दैट इज़ 32 बिट। सो यहाँ पे 64 बिट जो है विंडोज़ 11 में एक ही अवेलेबल है, 32 बिट उन्होंने हटा दिया है, राइट। सो आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करो, 64 बिट ही इंस्टॉल होगा, और लेटेस्ट एप्लीकेशन सारे 64 बिट पे ही होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई 64 बिट ही डाल दीजिए, लेकिन 64 बिट डालते समय एक बात याद रखिए, एटलीस्ट 4 GB की रैम तो रहना ही चाहिए आपके कंप्यूटर। 2 GB रैम पे तो ये चलेगा नहीं, 4 GB 8 GB और 16 GB है तो बल्ले बल्ले, आई मीन टू से वेल एंड गुड, ओके। सो यहाँ पे ये ऑप्शन सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, उन्होंने बताया कि भाई ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो बता दिया आपको। अब मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले ये मीडिया क्रिएशन टूल है, ये यूटिलिटी यहाँ पे डाउनलोड हो रही है विंडोज़ की बेसिकली, और ये टूल को आपको जैसे ये डाउनलोड हो जाता है इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप। ये पॉपअप बताएगा कुछ, तो इसे यस करना है जैसे आप इसे रन करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे रन किया, और सबसे पहले वो पूछेगा कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन, आप अगर एग्री हो तो इसे एग्री कर लो। यहाँ पे देखो ये टर्म्स एंड कंडीशन, अभी इतने सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं भाई, माइक्रोसॉफ्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, तो चलो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। तो टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट कीजिए, पहला स्टेप्स, ओके। गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी, उसके बाद यहाँ पे दिखा दे रहा है सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट में यहाँ पे रखा हूँ, विंडोज़ 11। आप यहाँ पे जाकर लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ड्रॉप डाउन तभी आएगा जब ये यूज़ रिकमेंडेड ऑप्शंस फॉर दिस पीसी, मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो ऑप्शंस रिकमेंडेड है वो उसने लेनी है, ये अनचेक कीजिए। फिर यहाँ पे जाकर आप चेंज कर सकते हैं कि भाई आपको लगता है यार नहीं यूएस ने अलग कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं। फिलहाल तो ये एज इट इज़ रहने दो, इसे चेक रहने दो, विंडोज़ 11 चाहिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई पेन ड्राइव आपने लगा दिया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए यूएसबी फ्लैश ड्राइव, या फिर आईएसओ फाइल आपको चाहिए बाद में डीवीडी में बर्न करना है उसको, तो ये आईएसओ फाइल भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। बट वी डोंट नीड आईएसओ फाइल, डायरेक्टली यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव हम सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद उसने ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव डिटेक्ट कर लिया है जो कि है रिमूवेबल ड्राइव्स, जी याद रखिए, ओके। एंड नाउ लेट्स गो अहेड। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक बात याद रखना है और एक चीज़, रिफ्रेश ड्राइव लिस्ट भी दिया है यहाँ पे ऑप्शन। रिफ्रेश ड्राइव लिस्ट का मतलब है कि अगर आपके पास कोई और ड्राइव है, जी ड्राइव ने 2-3 अपने ड्राइव इंसर्ट किए, वो नहीं आ रहा है तो रिफ्रेश कीजिए, वो आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा जी ड्राइव है जिसमें मैंने ऑलरेडी बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करना है, राइट, तो मैंने वो लगा के रखा है। ओके, नाउ इट इज स्टार्टिंग नाउ। तो इससे थोड़ा सा टाइम देते हैं हम लोग, इसका परसेंटेज होने दो, और जैसे हो जाता है फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले डाउनलोड ही हो जाता है, उसके बाद प्रोग्रेस होता है 0 to 100% प्रोग्रेस होने के बाद आपको दिखाई दे रहा है योर फ्लैश ड्राइव इज़ रेडी, ये मैसेज आ जाता है। उसके बाद आप फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए। फिनिश बटन पे क्लिक करते ही दिस मेक टेक अ फ्यू मिनट्स, और जैसे ही आप इसे फिनिश करते हो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। मैं विंडोज़ ई बटन प्रेस करता हूँ, और विंडोज़ ई बटन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ दिस पीसी में। तो फाइल एक्सप्लोर में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसबी ड्राइव तैयार हो चुका है। मैं इसे ओपन कर देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बूटेबल पेन ड्राइव बन चुका है। यहाँ पे बूट तो दिखाई दे रहा है, EFI, सोर्सेस, सपोर्ट, ऐसे अलग अलग फोल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे अभी ये पेन ड्राइव बनने के बाद मेन काम चालू होता है। मतलब पहले पेन ड्राइव तो बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पहले बूटेबल पेन ड्राइव बनाओ, जैसे मैंने स्टेप्स बताया। तो पेन ड्राइव रेडी होने के बाद आगे के स्टेप जानेंगे कि भाई विंडोज़ को हम कैसे, पुरानी विंडोज़ को हटा के नई विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करेंगे, मतलब विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए विंडोज़ इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब इस बूटेबल पेन ड्राइव को मैं मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी बेसिकली उसको लगा दूंगा, और उसके बाद मैं उस लैपटॉप को रिस्टार्ट करूंगा। सबसे पहले अगर वो चालू है तो रिस्टार्ट कीजिए, नहीं चालू है तो स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट करते ही एक चीज़ याद रखनी है, आपको उसके बायोस सेटिंग में चले जाना है। तो बायोस सेटिंग में कैसे जाएंगे मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है और बूटेबल पेन ड्राइव तो ऑलरेडी लगा दिया। उसके बाद मैंने डिलीट बटन कीबोर्ड पर प्रेस कर दिया। अब डिलीट बटन इसलिए मैंने प्रेस किया क्योंकि मैं बायोस सेटिंग में जाना चाहता हूँ। अब मेरे केस में यहाँ पे डिलीट की है। बहुत सारे बेसिकली जो ब्रांडेड लैपटॉप होते हैं उसमें
F2 होता है, कभी कभी F10 भी होता है बायोस में जाने के लिए। लेकिन अगर आपका सिस्टम है बेसिकली तो उसमें डिलीट की ही कॉमन की है जिससे आप बायोस में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे गीगाबाइट का ये जो है बेसिकली मदरबोर्ड है उसका बायोस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो SATA कनेक्टेड है बेसिकली, यहाँ पे आपके कंप्यूटर में HDD हो सकती है, लैपटॉप या कंप्यूटर में HDD हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, SATA हो सकती है। मेरे इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप एनफोर्स SATA 128 GB की यहाँ पे SATA लगी है, राइट। यहाँ पे SATA स्टोरेज ड्राइव है बेसिकली, और इसी को मैं फॉर्मेट मारने वाला हूँ। इसके अंदर ऑलरेडी विंडोज़ इंस्टॉल है, उसी को मैं पहले क्या करूँगा, फॉर्मेट कर दूंगा पूरा और नया विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो पेन ड्राइव लगा दिया ना, बूट सीक्वेंस में पेन ड्राइव यहाँ पे पहले पोजीशन पे आ चुका है। अगर यहाँ पे पहली पोजीशन पे नहीं है तो उसे पहली पोजीशन पे लाना है। मतलब अगर आपको पेन ड्राइव से विंडोज़ इंस्टॉल करना है तो बेसिकली यहाँ पे आपको जाना है माउस लेके। माउस यहाँ पे काम करता है इस वाले बायोस में, ये गीगाबाइट का जो लेटेस्ट बायोस है उसमें माउस काम करता है। बहुत सारे बायोस ऐसे होते हैं जहाँ पे माउस काम नहीं करता है, बस कीबोर्ड से आपको अप एंड डाउन एरो सेलेक्ट करना है, एंटर से एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट और सेव करने के लिए F10 होता है या एंटर होता है। एंटर से आप एक्सेप्ट कीजिए, एंटर करके फिर से यस बटन पे टैप कीजिए, एंटर कीजिए, मतलब सेव हो जाता है। तो यहाँ पे आप माउस से काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई आपका बूटेबल सीक्वेंस कैसे रखना है, मतलब पेन ड्राइव से बूट करना है, CD से करना है, यहाँ पे सीक्वेंस आ जाता है। तो DVD ड्राइव या CD नहीं DVD ड्राइव होगा बेसिकली कनेक्टर रहेगा तो वो भी दिखाई देगा यहाँ पे। फिलहाल मैं तो यही सीक्वेंस रखने वाला हूँ कि भाई मेरा जो है पेन ड्राइव से ही यहाँ पे बूट हो जाए। तो मैंने उस पर क्लिक किया, पेन ड्राइव ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंड उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के लिए बेसिकली F10 ये शॉर्टकट की कॉमन होती है। F10 करती ही सेव एंड एग्जिट ऑप्शन आ जाता है F10, और यहाँ पे एस पे मैं टैप कर रहा हूँ या क्लिक कर रहा हूँ बेसिकली। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं अब सिस्टम दोबारा रिस्टार्ट होगा। अब मैंने किया क्या, पहले ही बताया मैंने, कंप्यूटर को स्टार्ट किया, अगर ऑलरेडी चालू है तो रिस्टार्ट कीजिए, डिलीट बटन दबा दीजिए, बायोस में चले जाइए, और बायोस में आपको बूटेबल सीक्वेंस में बूट सीक्वेंस ढूंढना है। बूट सीक्वेंस में पुराने विंडोज़ में किस तरह का बूट सीक्वेंस रहता था उसका एक झलक यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे उस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने पहले भी रिकॉर्ड किया था, उसका वीडियो भी है। अगर आपका विंडोज़ पुराना है या बायोस अलग है तो वो वाला पर्टिकुलर वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई बूटेबल पेन ड्राइव के जरिए कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो वो ज़रूर वीडियो चेक कीजिए अगर आपका बायोस अलग है तो उसमें मैंने सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। मतलब वहाँ पे माउस यूज़ नहीं होता, खाली कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। मैंने ये आइडिया इसलिए दे दी क्योंकि आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। आपका बायोस अलग आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद क्या आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, उसके बाद इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स, ये एज इट इज़ रहने दो, US रहने दो, और इसे कीबोर्ड लेआउट वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करना है आपको, और रिपेयर योर कंप्यूटर। तो एग्जिस्टिंग विंडोज़ को रिपेयर करा है तो यहाँ पे जा सकते हैं, बट अभी हम विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। सेंड अभी स्टार्टिंग आ जाएगा, उसके बाद कुछ सेकेंड से यहाँ पे लोडिंग के लिए लेगा। तो यहाँ पे उसके बाद प्रोडक्ट की विंडो आ चुकी है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है, आपने ऑलरेडी विंडोज़ को परचेस किया है, तो वो प्रोडक्ट की यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कीजिए, राइट। या फिर अगर आपने लैपटॉप जहाँ से परचेस किया है या जब भी आपने लैपटॉप परचेस किया तो उसकी विंडोज़ की निकाल के रखिए। अपने विंडोज़ जो इंस्टॉल विंडोज़ है ना उसकी की पहले निकाल के रखिए अगर आपने लैपटॉप खरीदा तो। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि भाई अगर आपका विंडोज़ एग्जिस्टिंग विंडोज़ की प्रोडक्ट की आपको जाननी है तो उसकी कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बताया। तो आपका पहले से जो विंडोज़ है वही की आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हाँ, इन केस में आपके पास ना प्रोडक्ट की है ना पहले विंडोज़ का भी प्रोडक्ट की, मतलब पहले लैपटॉप का प्रोडक्ट की, तो आई डोंट हैव प्रोडक्ट की के साथ आगे बढ़िए। और देयर आर लॉट सो मेनी ऑप्शंस कि भाई बिना प्रोडक्ट की का आप विंडोज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बताऊँगा, बट यहाँ पे मैं बस अभी आगे इंस्टॉलेशन स्टेप्स बताने वाला हूँ कि करना क्या है आगे, राइट। तो फिलहाल मैं तो बोलूँगा कि जेन्युइन विंडोज़ अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे आगे स्टेप्स बताने वाला हूँ कि भाई नेक्स्ट करना क्या है। यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपके पास विंडोज़ 11 होम का लाइसेंस हो सकता है, उसकी प्रोडक्ट की हो सकती है, या कोई और हो सकता है, जो भी बेसिकली है वो आप सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे मेरे केस में विंडोज़ 11 प्रो सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट आ जाता है, इसे आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपग्रेड विंडोज़, जो ऑलरेडी पुराना विंडोज़ है उसमें अपग्रेड करना है, या फिर आपको कस्टम इंस्टॉलेशन में जाना है। ऑफकोर्स मुझे कस्टम इंस्टॉलेशन में जाना है क्योंकि विंडोज़ यहाँ पे अपग्रेड नहीं करना है, विंडोज़ इंस्टॉल करना है बस। ये जो विंडोज़ पेन ड्राइव के अंदर है वो इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई आपको इंस्टॉल करना कहाँ पे। यहाँ पे पेशेंटली आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें करते समय, क्योंकि ये आपके हार्ड डिस्क और SSD का पार्टीशन आता है। ये याद रखिए, हार्ड डिस्क
एक स्टोरेज ड्राइव होता है, SSD भी स्टोरेज ड्राइव होता है। SSD ये लेटेस्ट स्टोरेज ड्राइव है, हार्ड डिस्क ये पुराना स्टोरेज ड्राइव है। बेसिकली हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस है। हार्ड डिस्क और SSD क्या होता है, इसके अभी डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसकी लिंक आपको दे दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने SSD कनेक्ट करके रखा है, तो मेरे SSD का यहाँ पे स्टोरेज दिखाई दे रहा है 120 GB का SSD है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 118 GB जो है बेसिकली पार्टीशन 2 है, जिसमें ऑलरेडी प्राइमरी पार्टीशन करके इसका नेम है। प्राइमरी पार्टीशन में ही हमारा विंडोज ज़्यादातर इंस्टॉल रहता है, ज़्यादातर नहीं मतलब प्राइमरी में रहता है, याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी फ्री स्पेस 57 GB मतलब इसमें ऑलरेडी विंडोज़ की फाइल है पहले भी बहुत कुछ। और अब मैं क्या करूँगा, इसी में ही मेरा विंडोज़ पहले वाला विंडोज़ को हटा के इसी में मैं नया विंडोज़ डालने वाला हूँ। नीचे आपको पार्टीशन 3 दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नहीं है, रिकवरी पार्टीशन है और ये MSR रिजर्व पार्टीशन है। ये विंडोज़ के साथ रहता ही रहता है, इससे आपको कुछ करना नहीं है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पार्टीशंस आपके केस में हैं, जैसे यहाँ पे आपके केस में पार्टीशन 4, 5 और भी है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो समझ आ रहा वो आपका D ड्राइव E ड्राइव है। बेसिकली D ड्राइव का भी यहाँ पे दिखाई देगा, E ड्राइव का भी दिखाई देगा। D ड्राइव में स्टोरेज होता है हमारा। जनरली क्या होता है, जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो जो कंप्यूटर बेचने वाला वो क्या करता है, आपको C ड्राइव के अलावा D और E ड्राइव अलग अलग ड्राइव लोकल स्टोरेज ड्राइव बना के देता है, जिसमें आप फाइल रख सकते हैं। इन केस अगर आप विंडोज़ को फॉर्मेट मारना चाहते हो तो डायरेक्टली इस ड्राइव को फॉर्मेट मार दीजिए जहाँ पे आपका विंडोज़ इंस्टॉल है, तो जिससे D और E ड्राइव की फाइल्स एज इट इज़ रहती। तो हमें D और E ड्राइव को फॉर्मेट नहीं मारना रहता है। अगर आपके कंप्यूटर में एक्स्ट्रा ड्राइव्स है तो हमें बस C ड्राइव को फॉर्मेट मारना पड़ता है। हमारे केस में ये प्राइमरी ड्राइव ही C ड्राइव है, इससे ही फॉर्मेट मारना है, राइट। क्योंकि हमारे केस में एक ही SSD इंस्टॉल है 120 GB का और उसी में ही सब कुछ है बेसिकली। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, मैं इसे फॉर्मेट मारने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले अगर सपोज जो पर्टिकुलर यूज़र है उसने बोला कि यार मेरे इसी में ही इंपॉर्टेंट फाइल है, मेरे डेस्कटॉप पे इंपॉर्टेंट फाइल थे, डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट फाइल थे, तो मैं इसे फॉर्मेट नहीं मारूंगा, डायरेक्टली इसे सिलेक्ट करते ही मैं नेक्स्ट करूँगा। इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए मैं इसे फॉर्मेट ही नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है। मैं नेक्स्ट करूँगा तो होगा क्या, ध्यान से सुनिए। इसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे ये पुराना विंडोज़ भी रखेगा और मेरा नया विंडोज़ भी इंस्टॉल होगा। लेकिन ये तभी आपको नेक्स्ट करना है जब आपके पास यहाँ पे ज़्यादा स्पेस फ्री है। मेरे पास 57 GB स्पेस फ्री है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। लगभग आपके पास 50 से 60 GB फ्री होना ही चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पे विंडोज़ को डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके। स्पेस फ्री होगा तो, अगर आपके पास यहाँ पे स्पेस फ्री नहीं है इस टाइम में तो आपको ये पुराना विंडोज़ फॉर्मेट मारना ही पड़ेगा और उसमें पुरानी फाइल सब चली जाएगी, राइट। एक काम कर सकते हैं कि भाई उस हार्ड डिस्क को या SSD को दूसरी जगह पे लगा के दूसरे कंप्यूटर में लगा के बैकअप ले सकते हैं। एक चीज़ ऑलरेडी है कि बैकअप ले लो, उसकी फाइल्स ले लो, C ड्राइव में जो इंपॉर्टेंट फाइल है उसे निकाल लो। आप एक्सटर्नली दूसरे कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं उसे, राइट। तो वहाँ पे अटैच कर लो और उसके बाद उसे उसका डेटा निकाल लो और उसके बाद फिर इसे फॉर्मेट के लिए भेज लो। लेकिन हमारे केस में इसमें जो डेटा पड़ा है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्ट फॉर्मेट यहाँ पे कर दूंगा। तो पुराना पूरा का पूरा ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, पुराना विंडोज़ पूरा निकल जाएगा, पुरानी फाइल्स निकल जाएगी, सॉफ्टवेयर निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा, क्योंकि मेरे केस में इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपके केस में इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़िए। तो वो जो पर्टिकुलर पुराना विंडोज़ है वो windows.old करके हमारे C ड्राइव में एक फोल्डर बन के आ जाता है windows.old, और उसमें सारी फाइल रहती है। वो बाद में फिर आप क्या करो, उसमें फाइल ले लो जो इंपॉर्टेंट है और बाकी की डिलीट मार दो। windows.old को आप बाद में डिलीट मार सकते हैं क्योंकि वो अलग सा फोल्डर बनता है। अब मैंने इसी को ही फॉर्मेट कर दिया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्क्रीन आती है ना विंडोज़ के सेटअप में, ये होती है आपके हार्ड डिस्क के साथ आप खेल रहे हो, तो आपको कौन सा ड्राइव फॉर्मेट करना है कौन सा नहीं करना है उसे ध्यान से कीजिए। गलती से आपने इंपॉर्टेंट ड्राइव फॉर्मेट कर दिया, D और E ड्राइव में डेटा पड़ा है उसी को फॉर्मेट कर दिया, तो भाई उसका तो डेटा चला गया ना क्लाइंट का। तो ये बात याद रखो भाई करते समय, राइट। तो फॉर्मेट करते समय कौन सा ड्राइव फॉर्मेट करना है उसे अच्छे से देख लो, राइट। प्राइमरी ड्राइव हमारा प्राइमरी ड्राइव रहता है जिसमें हमारा विंडोज़ रहता है, और सेकेंडरी ड्राइव नीचे आ जाएगा। रिकवरी के बाद सेकेंडरी आएगा, D और E में सेकेंडरी लिखा रहता है। सिंपल है, याद है रादरों को पहचानने का, राइट। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब मैंने फॉर्मेट भी किया क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ जाने वाला नहीं था, मतलब इंपॉर्टेंट फाइल नहीं थी विंडोज़ से। मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसी में मैं विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ। एक और चीज़, मैं यहाँ पे पार्टीशन भी कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि यार मुझे यहाँ पे 118 GB ना, इसका 60 GB अलग करना है जिसमें C ड्राइव मुझे रखना है और 60 GB मुझे स्टोरेज रखना है, मतलब मुझे D ड्राइव यहाँ पे बनाना है। अब जाहिर सी बात है कि मेरे पास 118 GB अवेलेबल है क्योंकि 120 GB का SSD लगा है। अगर आपके पास 1 TB का हार्ड डिस्क है तो 1 TB यहाँ पे पूरा पूरा दिख रहा है, C ड्राइव पड़ा है, तो आप उसको पार्टीशन यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट कीजिए और इसे डिलीट कीजिए। जैसे आप इसे डिलीट करोगे, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ अभी प्रैक्टिकल करके। जैसे आप इसे डिलीट करते हो तो ये पूरा का पूरा जो है ना, यहाँ पे आप दिखाई देगा अनअलोकेटेड स्पेस में चला जाएगा। अब अनअलोकेटेड स्पेस में जाते ही आप इसे न्यू बटन पे क्लिक कीजिए। इन्हें आप डिलीट कर सकते हैं, ये बाद में फिर से तैयार हो जाते हैं, डिलीट करना है तो कर सकते हैं, बट मेरे केस में अभी मैं नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसका
अनअलोकेटेड स्पेस तैयार कराओ। ये देखिए, जैसे मैं न्यू बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे न्यू बटन तभी हाईलाइट होगा जब आप उस पूरे स्पेस को डिलीट करके, पार्टीशन 2 को मैंने डिलीट कर दिया, मतलब जो मेरा प्राइमरी पार्टीशन उसे डिलीट कर दिया और उसे अनअलोकेटेड स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा 60 GB के लिए 60,000 डाल दूंगा, 60,000 MB डाल दूंगा। 60,000 MB से यहाँ पे 60 GB का अलग सा ड्राइव यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और वो 60 GB का ड्राइव कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। अप्लाई, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 GB का 60,000 डाल दिया, अनअलोकेटेड स्पेस है। यहाँ पे 58 GB का एक नया ड्राइव तैयार हो चुका है, मतलब 60,000 डाल दिया, अप्रोक्स 60 GB तक आ रहा है। यहाँ पे 58 GB का जो ड्राइव दिखाई दे रहा है ना, बेसिकली ये वाला ड्राइव है आपका अभी तैयार किया हुआ ड्राइव, विच इज़ पार्ट प्राइमरी हो गया। अब यहाँ पे एक और अनअलोकेटेड है क्योंकि हमने 60 GB का तैयार कर लिया। और यहाँ पे फिर से न्यू बटन पे क्लिक करो और अप्लाई करो। अब देखिए यहाँ पे भी प्राइमरी आ चुका है। अब इसमें इसे प्राइमरी रखना है या इसे प्राइमरी रखना है वो आपके ऊपर है, मतलब जिसमें आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना है, इसमें करना है तो इसमें कीजिए, इसमें करना है तो इसमें कीजिए। लेकिन आप इसे अगर इंस्टॉल कर देते हो तो ये आपको सेकेंडरी ड्राइव, मतलब यहाँ पे इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, डी ड्राइव बन के ये आपके पास आ जाएगा। तो मैं अभी इस 58 GB में विंडोज़ इंस्टॉल कर देता हूँ, ये जो 58 GB दिखाई दे रहा है। और ये जो 60 GB इसे छोड़ दो, इसे 60 GB को क्या करना है आपको एज अ स्टोरेज ड्राइव यूज़ करना है, डी ड्राइव वगैरह। तो यहाँ पे डिलीट करते ही अनअलोकेटेड स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा पार्टीशन। अगर आपके हार्ड डिस्क को आप पहली बार इंस्टॉल करो तो अनअलोकेटेड ही मिलेगा, राइट। नया हार्ड डिस्क आपने खरीदा और उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करो तो अनअलोकेटेड मिलेगा। नया SSD खरीदे हो तो वो पे अनअलोकेटेड स्पेस आएगा, तो न्यू पे क्लिक करके पार्टीशंस तैयार करनी होते हैं। और अगर आपने पुराना हार्ड डिस्क फॉर्मेट के लिए लिया तो आपको वहाँ पे पार्टीशन पहले से रहेंगे, तो ध्यान रखिए उन पार्टीशंस को डिलीट मत कीजिए या फॉर्मेट मत कीजिए जिनमें आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। क्लियर है? तो आपको डिलीट करना ही नहीं पाई, पहले से पार्टीशंस तैयार है तो रहने दीजिए। नहीं है इसलिए मैंने पार्टीशन तैयार करके दिखाया फॉर्मेट करके। और उसके बाद आप ऊपर देखोगे यहाँ पे पार्टीशन 2 भी तैयार हो चुका है, क्योंकि एक सिस्टम ड्राइव तैयार हो चुका है। रहने दो इसे एज इट इज़। ये सिस्टम ड्राइव, ये रिकवरी ड्राइव या फिर ये रिजर्व फेस, ये एज इट इज़, इन्हें छेड़ना नहीं है। बस आपको जाना किस पे है, मतलब छेड़ना किसे, 58 GB को। तो यहाँ पे जाकर इसे सिलेक्ट कर दीजिए नेक्स्ट, और मैं इसे ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा, नाउ यू कैन सी गाइस, ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है 58 GB के अंदर। 60 GB ये अलग सा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पार्टीशंस कर दिया अलग अलग, और 58 GB में मेरा पूरा विंडोज़ यहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, ये 100% होने के लिए कुछ टाइम लेगा। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 100% हो चुका है। और जैसे ही 100% हो जाता है, यहाँ पे विंडोज़ नीड्स टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू, रिस्टार्ट नाउ बटन पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे कुछ सेकंड्स काउंट हो जाते हैं और वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट भी हो जाता है। तो जैसे आप रिस्टार्ट कर लेते हो उसके बाद आपको एक चीज़ करनी है, आपका पेन ड्राइव निकाल लेना है गाइस। यस, पेन ड्राइव अगर आप रखोगे वैसे ही तो दोबारा वो बूटिंग चालू होगा पेन ड्राइव के अंदर से। आपका पेन ड्राइव में से विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है आपके SSD में या आपके हार्ड डिस्क में, लेकिन अगर आपने पेन ड्राइव वैसे रखा बूटेबल पेन ड्राइव तो वापस वो बायोस में चला जाएगा और बूटिंग यहाँ से चालू करेगा। इसलिए पहले पेन ड्राइव निकालो। जैसे सिस्टम रिस्टार्ट होता है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, पेन ड्राइव निकाल लो, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें अभी विंडोज़ के अंदर, मतलब SSD के अंदर आ गई, सारी फाइल्स इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद आपको करना क्या है, बस इसे नेक्स्ट गेटिंग स्टार्टेड वगैरह आगे वो चीज़ें करनी है, बेसिकली उतनी करनी है। वो ऑटोमेटिक होने के बाद तो विंडोज़ रेडी हो जाएगा। वो सारी चीज़ें तो वैसे ऑटोमेटिक होती है, लेकिन कुछ स्टेप्स से जो आपको करनी पड़ेगी मैं अभी बताने वाला। तो पेन ड्राइव निकालना मत भूलिए। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है 100% सिस्टम रिस्टार्ट होता है। हाँ, अगर आप पेन ड्राइव निकालना भूल गए और विंडोज़ 3 से लोड हो गया पेन ड्राइव से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाद में आप पेन ड्राइव निकालो और कंप्यूटर को रिस्टार्ट करो, इतना ही करो, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अगर आप पेन ड्राइव निकालना तो मैं भूल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि होता क्या है कि पेन ड्राइव लगा के रखने से वो बायोस फिर से रीड हो रहा है और बायोस में से फिर से पेन ड्राइव बूटेबल डिवाइस दिखाई देता है उसे, और फिर से वो पेन ड्राइव में से फाइल लेके आपको फिर से वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाता है। तो बार बार वही नहीं करना है, नहीं तो आप एक लूपिंग में चले जाओगे। फिलहाल तो आगे देखिए क्या है, गेटिंग रेडी। और ये जब गेटिंग रेडी होता है तब सेवरल टाइम्स रिस्टार्ट भी होगा, 2-3 बार यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे दूसरी बार भी रिस्टार्ट हो चुका है और फिर से यहाँ पे वो प्रोसेस हो जाता है। अब आप देख सकते हैं जस्ट मूवमेंट लिख के आ रहा है, मतलब अब हम बहुत नज़दीक है हमारे विंडोज़ इंस्टॉलेशन से। यानी कि हमने पुराना विंडोज़ को पूरा फॉर्मेट कर लिया, जो हैंग हो रहा था, जो करप्ट हो चुका था, उन सभी फाइल्स को हमने निकाल दिया और अभी नया विंडोज़ का लोगो आपके सामने फ्लैश हो चुका है दोस्तों।
एंड उसके बाद यहाँ पे आ रहा है भाई, आप पहले सिलेक्ट कर लो कंट्री, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्री में मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। इसे यस कीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई आपको कीबोर्ड लेआउट कौन सा रखना है। मैं यूएस का रखूँगा, चाइना बेटा गलती से मत सेलेक्ट करो, या फिर इंग्लिश इंडिया भी आप ले सकते हैं। चलो इंग्लिश इंडिया ले लेते हैं, यूएस का भी चलेगा। यहाँ पे बेसिकली वो कीबोर्ड लेआउट होता है। वांट टू ऐड अ सेकेंड कीबोर्ड लेआउट, नो स्किप कर देना है। यहाँ पे सेकेंड कीबोर्ड लेआउट नहीं चाहिए। उसके बाद इंटरनेट कनेक्टेड नहीं, वो बोल रहा है कि भाई इंटरनेट कनेक्ट कर लो ताकि इंटरनेट से हम अपडेट कर ले। तो हमारा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं था, तो मैंने अभी उसे कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क कनेक्टेड। नेटवर्क ज़रूरी है विंडोज़ 11 में, याद रखिए। और अगर आप लैपटॉप में तो बेसिकली वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका सिस्टम है तो उसे लैन में वायर लगानी पड़ेगी, राइट, लैन कार्ड की वायर लगानी पड़ेगी। तो मैंने इंटरनेट को कनेक्ट कर लिया है। बेसिकली आप देख सकते हैं चेकिंग फॉर अपडेट्स, तो यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स होता है। फिर वो यहाँ पे बिफोर यू कंटिन्यू यू पीसी विल रिस्टार्ट, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये मैसेज आता है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्लिक किया तो उसके बाद सिस्टम एक दो बार रिस्टार्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम दोबारा रिस्टार्ट हो चुका है। अपडेट्स वगैरह पूरे के पूरे डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आप अप टू डेट हो। इसके बाद आप अपने विंडोज़ का लॉगिन नेम सेट करोगे। बेसिकली लेट्स नेम योर डिवाइस, राइट, आप अपने डिवाइस को क्या नाम देना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ स्किल कोर्स। फिलहाल मैंने कंप्यूटर को नाम दे दिया है स्किल कोर्स, और उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया। एक बात और, जो मैंने नाम दिया उसमें मैंने स्पेस दिया था, उसकी जगह आपको अंडरस्कोर ऐड करना है। बेसिकली स्पेस यहाँ पे नहीं ले रहा है, पता नहीं, स्पेस तो जनरली हमने पहले भी यूज़ किया था बट इस केस में नहीं लिया। तो मैंने स्किल अंडरस्कोर कोर्स इस तरह से नाम दे दिया। और जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पे आपको साइन इन करना यहाँ पे कंपलसरी है। तो इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं तो वहाँ पे नीचे क्रिएट वन ऑप्शन भी दिया है, क्रिएट वन बटन पे क्लिक करके अपना नया अकाउंट बना लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी विंडोज़ 11 के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसे नेक्स्ट करके साइन इन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, ईमेल आईडी, उसके बाद मैं पासवर्ड डालूंगा, उसके बाद मैं साइन इन बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फटाफट यहाँ पे मैं साइन इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उस ईमेल आईडी को पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट अ न्यू पिन, क्रिएट पिन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पासवर्ड देना बहुत ज़रूरी है। भाई सिस्टम को सिक्योर रखना है तो पासवर्ड देना है 1 2 3 4। हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि भाई अपना नया लैपटॉप कैसे सेटअप करें। बेसिकली उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि भाई पिन दे दो, या फिर जो भी नया लैपटॉप आपने खरीदा है उसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है नया लैपटॉप का सेटअप कैसे किया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो भी दे दिया है, वो आप ज़रूर चेकआउट करना। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड पिन दे रहा हूँ जो कि आप किसी को नहीं बताएंगे, मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। पिन देने के बाद मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे चूज़ प्राइवेसी सेटिंग्स आ जाएगी, क्या क्या ऑन रखना है आपका, आपकी डिवाइस का लोकेशन, फाइंड माय डिवाइस। अगर लैपटॉप है तो फाइंड माय डिवाइस ये ऑप्शन ऑन रखिए क्योंकि अगर लैपटॉप चोरी हो गया तो भाई ये काम का ऑप्शन है आपके लिए, राइट, ट्रैक करने के लिए। और बहुत सारे ऑप्शन है, इन्हें एज इट इज़ रख सकते हैं। चाहिए तो आप एडवर्टाइजिंग वाले जो है ना वो ऑप्शन से यहाँ पे बंद भी कर सकते हो। तो मैं फिलहाल कोई ऑप्शन डिसेबल करने के लिए नहीं बोलूँगा, यहाँ पे एज इट इज़ ऑन रख के एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आप स्किप करोगे तो भी चलेगा, मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है कि भाई आप किस चीज़ से रिलेटेड बेसिकली लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिससे उससे रिलेटेड न्यूज़ लेटर्स वगैरह माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली स्किप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे यूज़ योर फोन फ्रॉम योर पीसी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं पीसी के साथ। और इसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाई कि भाई अपना पूरा एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन आप डायरेक्टली कैसे उसके मैसेजेस या कॉल्स वगैरह सारी चीज़ें आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कैसे देख सकते हैं, कैसे अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी के साथ। ये विंडोज़ का एक नया फीचर है जो कि ये आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, इसे आप स्कैन करके यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इंस्टॉलेशन में इसकी ज़रूरत नहीं, बाद में भी ये ऑप्शंस आप कर सकते हैं सेटिंग्स, उसके लिए अलग सा मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, ज़रूर चेक कर लेना। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे एडवांस हाउ टू योर रिसेंट ब्राउजिंग डेटा, मतलब आपने जो ब्राउज़ किया उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से वो डेटा आपको एक्सेस करना है तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नॉट नाउ भी कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू ये कि भाई पुराना जो ब्राउजिंग डेटा है वो आपको एक्सेप्ट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। आपके ईमेल आईडी से जो चीज़ें आपने की है वो यहाँ पे वो सिंक्रोनाइज कर लेता है, वो अपडेट कर लेता है आपके ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली इसने सारी चीज़ें कर ली है, आपको हाई बोल दिया है, गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू, आपके लिए कुछ चीज़ें रेडी हो रही है, यानी कि बेसिकली आपका जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप वगैरह है। दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स, अगेन यहाँ पे आपको 1-2 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। मैं भी रुकता हूँ, आप भी रुकिए, मतलब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।
ऑलमोस्ट देयर एंड ये रहा आपके सामने स्क्रीन गाइज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है डेस्कटॉप। मैं इसे कैंसिल कर लेता हूँ। ये पूरा डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है, टास्क बार दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डेस्कटॉप के सारे आइकॉन चाहिए, तो उसके लिए करना क्या है, राइट क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है पर्सनलाइज के अंदर, और पर्सनलाइज के अंदर यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा थीम्स, और थीम्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स। और डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स में आपको कंप्यूटर, यूज़र फाइल्स, नेटवर्क, जो आइकॉन्स आपको लगते हैं जैसे कंट्रोल पैनल वगैरह यूज़र को चाहिए वो सब अप्लाई करके ओके कर दीजिए। बाकी यहाँ पे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एप्लीकेशन नया इंस्टॉल करने है कोई भी तो जाकर आप डाउनलोड करो, ब्राउज़र डाउनलोड कर लो, क्रोम ब्राउज़र वगैरह, वो बाकी सारी चीज़ें सेटअप करके आप दे सकते हैं उन्हें, राइट। और कुछ एप्लीकेशन उनको चाहिए तो वो भी यहाँ पे आप करके दे सकते हैं यूज़र को, जो भी जिसका भी आप कंप्यूटर फॉर्मेट करो। सो फाइनली आपने ये मास्टर क्लास कंप्लीट कर लिया है। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी ली है, लेकिन चीज़ें यहाँ तक नहीं होती है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या सीखना चाहते हो, तो ज़रूर उसके ऊपर डिटेल वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा। कमेंट का इंतज़ार रहेगा आपका, कमेंट करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। साथ में हमारी वेबसाइट skillcoach.in और excelbooster.com चेक कीजिए, जहाँ पे हमारा एक टूल है। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हो तो आप एक्सेल के सुपरमैन कैसे बन सकते हैं, उस टूल से आपको पता चलेगा। अभी चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए अवेलेबल है excelbooster.com की। फिलहाल तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।